हफ्ते के आखिरी दिन बेहद इंटरेस्टिंग है कारोबार। आखिरी 1.5 घंटा और बड़ा सवाल है कि 11,000 का लेवल बच पाएगा या नहीं। कमजोरी का दिन है लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर हो वैसा नहीं। आज इक्विटी और करेंसी मार्केट अलग अलग दिशा में ट्रेड करते हुए, तो आखिरी 1.5 घंटे का ट्रेड कैसा रहेगा, इस पर होगा हमारा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हूं रजत देवगन। इनफैक्ट ये जो क्यूज है कल लेटर हाफ में बाजार बंद होने से पहले ही मिल गए थे कि जो तरीके से हम चढ़ रहे थे और एकदम से ब्रेक लगा तो उम्मीद यही थी कि आज कमजोर खुलेंगे। बहुत बड़ी बिकवाली नहीं है लेकिन फिर भी मुनाफा वसूली के संकेत पहले ही मिल गए। इस तरह पर टिक नहीं पा रहा है बाजार। और जैसा हम कल बात भी कर रहे थे कि आज तो वीकली एक्सपायरी है और उस वजह से शॉर्ट कवरिंग का सहारा है, लेकिन आज वो शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं मिल रहा है। तो आज ये कह सकते हैं कि उल्टा शॉर्ट कवरिंग के मुकाबले में जो तेजी की पोजीशन है वो कम होने का खतरा ज्यादा है। चलिए फटाफट से बताइए फिर यहाँ पर जो आज हुआ बाजार में वो कैसा एक्शन देखने को मिला। इनफैक्ट यहाँ पर आज के सत्र में देखिए एक रेंज बाउंड तो है लेकिन ऊपरी स्तरों पर आज दबाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। आज के सत्र में किसी न किसी तरीके से 11,000 का स्तर बचाने की कोशिश है, लेकिन इस स्तर के बेहद नजदीक और बहुत देर से इस स्तर के नजदीक जो है वो कहीं ना कहीं कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ सेंसेक्स दिन के निचले स्तर के करीब है, 100 अंकों के आसपास की गिरावट ऑलरेडी हम देख चुके हैं, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक हरकत बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक करीब 100 अंकों से ज्यादा फिसल चुका है। आज बैंकिंग क्षेत्र पर दबाव है। कल के सत्र में एक्शन में थे सरकारी बैंक्स, आज फिसलते हुए नजर आए। मेटल, आईटी और ऑटो ये सबसे ज्यादा कमजोर तबका इस समय मार्केट का है। मेटल स्टॉक्स में आज जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। फार्मा, पीएसयू बैंक, यहाँ पर हल्की खरीदारी अभी भी देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत बड़ी खरीदारी नहीं है आज। बिल्कुल, तो खरीदारी कोई खास नहीं है, बिकवाली है, लेकिन बिकवाली भी बहुत तेज हो वैसा नहीं। बीच बीच में बाजार ने हरे निशान में आने की कोशिश भी की है। 11,050 के ऊपर निफ्टी नहीं टिक पाया, लेकिन बैंक निफ्टी ने कल के हाइज के आसपास पहुंचने की कोशिश जरूर की, क्योंकि 27,800 ये बैंक निफ्टी का आज का हाई है। तो कुल मिलाकर बैंक निफ्टी में थोड़ी सी कम कमजोरी के संकेत ये कह सकते हैं, राइट। तो अहम लेवल्स को अब तक बाजार होल्ड करता हुआ दिख रहा है। आगे होगा या नहीं ये अगले 1.5 घंटे में पता चलेगा, लेकिन अगले 1.5 घंटे में क्या कुछ खास है। पहले तो ट्रिगर्स की बात करेंगे। अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उस पर बात करेंगे कि कौन से ऐसे ट्रिगर्स है जो बाजार पर असर डालेंगे। अहम ट्रिगर्स आपके सामने पेश करेंगे और साथ ही साथ आज जिन स्टॉक्स पे खबरें आई, कौन से ऐसे शेयर्स थे जिन पे इम्पैक्ट पड़ा और प्राइस में बढ़त देखने को मिली, या फिर गिरावट उन खबरों के दम पर, ये बताएंगे आपको। सजना है मुझे स्पेशल सेगमेंट हम सुबह से कर रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त सेगमेंट है वुमेन्स डे के मौके पर, तो ये भी देखना ना भूलें। एग्जैक्टली ये लेकर आएंगे आपके सामने 2:15 पर। और इसके अलावा अनिल जी की स्ट्रैटेजी निफ्टी और निफ्टी बैंक पे आज के लिए, और इनफैक्ट अगले हफ्ते के लिए अगर पोजीशंस बनानी हो तो कैसे पोजीशंस बनाए उस पर बात करेंगे। और BTSTT कॉल्स तो होंगे ही, तकनीकी आधार पर कौन सी कॉल्स हैं जहां पर नजर रखी जा सकती है। बैन से बेनिफिट हमारा सेगमेंट जिसमें पहले ही बता देते हैं कौन सा शेयर बैन में आने वाला है अगले दिन, या फिर कौन सा एग्जिट करने वाला है। चलिए, तो हमारे साथ इसमें बाजार के जानकार मौजूद हैं। राकेश जी मेरे साथ मौजूद हैं, साथ साथ कुणाल सरोगी, सिमी भौमिक और नितिन मुरार का तमाम गेस्ट इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। तो शुरुआत सिमी जी से की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो विमेंस डे है, तो सिमी जी सुबह वाले शो में भी हमारे साथ थी और दोपहर वाले शो में भी इस वक्त है, और शुरुआत उन्हीं के साथ की जाए। सिमी जी, एक छोटा सा बिल्कुल साधारण सा सिंपल सा सवाल है, क्लोजिंग के वक्त 11,000 बच पाएगा ना आज या नहीं? जी बिल्कुल बचा लेंगे। वाह, अच्छा, आप लोगों का सहारा है और हमारा सहारा है तो मार्केट बचा लेगा। बस ठीक है। तो आज विमेंस डे के मौके पर आपने बोल दिया बच जाएगा, तो मतलब बच जाएगा, फिर चिंता की बात नहीं। तो 11,000 के ऊपर क्लोज हो और हफ्ते के आखिरी दिन की क्लोजिंग तो वीकली क्लोजिंग तो बुरी नहीं मानी जाएगी। लेकिन नितिन जी ये बताइए, कहीं डेटा में कहीं कोई परिवर्तन, कोई कमजोरी के संकेत है या अभी भी मजबूत या न्यूट्रल साइड पर है, बताएं। देखिए जी, अभी निफ्टी स्पॉट 40 पॉइंट डाउन है, बट जिस हिसाब से निफ्टी डाउन है उस हिसाब से डेटा कमज़ोर नहीं है। डेटा फ्लैट टू साइडवेज है। और एक और ऑब्जर्वेशन है कि बुलिश मार्केट में फ्राइडे को थोड़ा कंसोलिडेशन होती है और साइडवेज सा या प्रॉफिट बुकिंग होती है, और बेयरिश मार्केट में फ्राइडे को नॉर्मली तेज़ी देखी जाती है। तो अभी क्या है कि एक तरीके से तेज़ी के मार्केट में है। निफ्टी में पॉजिटिव ब्रेकआउट है, हम बुलिश मार्केट मान रहे हैं, तो उसका सिनेरियो ये है कि फ्राइडे को थोड़ा साइडवेज टू प्रॉफिट बुकिंग है, फिर मंडे ऑनवर्ड्स वापस पॉजिटिव मूव करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि 11,000 का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर कुछ कारण से नीचे आता भी है तो 10-20 पॉइंट उसके नीचे भी, उससे नीचे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। हम लोग व्यू पॉजिटिव ही रख रहे हैं। अगर यहाँ से बाउंस मिलता है और 11,040 स्पॉट लेवल तोड़ता है तो फिर हम बाइंग करेंगे। बट ये है कि पुट नहीं लेनी चाहिए, बाजार नीचे आता है तो भी आपको कॉल में ही रहना चाहिए। ओवरऑल डेटा जो है एक्सपायरी का पॉजिटिव साइड में है।
कुणाल जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, देखिए मार्केट आज किसी न किसी तरीके से 11,000 के लेवल को होल्ड कर रही है, तो अगर अगले हफ्ते के लिए तेजी बनानी हो तो कौन से लेवल्स को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं सर मार्केट में आप? देखिए रजत, मैंने आज सवेरे खरीदारी की राय दी थी बैंक निफ्टी पर, और मुझे लगता है कि निफ्टी से ज़्यादा जो स्पष्ट डायरेक्शन है वो बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया है और बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट अभी भी होल्ड कर रहा है, क्योंकि मैं फ्यूचर्स के लेवल्स देखता हूं तो फ्यूचर में गिरावट स्पॉट के मुकाबले कम है, और फ्यूचर्स का अगर आप लेवल देखते हैं तो अब बैंक निफ्टी 27,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ब्रेकआउट आ चुका है, तो इन स्तरों पर डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए और एक स्टॉप लॉस 27,650 पे रखें। मुझे लगता है कि जो आने वाला सप्ताह है इसमें 28,200 के लेवल भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो 28,000 पहला टारगेट और 28,200 दूसरा टारगेट होगा। 28,200 तक की चाल दिखा सकता है बैंक निफ्टी, और स्टॉप लॉस 27,650 के आसपास आपको लगाकर चलना है। बात करेंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, आपको बताएंगे डिटेल में, लेकिन इससे पहले ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए अगले हफ्ते, बताने के लिए देवांशी इस समय न्यूज रूम से ज्वाइन कर रहे हैं। देवांशी, बताएं किन ट्रिगर्स पर नजर रहेगी? बिल्कुल, आज सबसे पहले तो आज की अगर हम बात करें तो यूएस में फरवरी महीने के रोजगार के आंकड़े आएंगे, इस पे यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही कल यहाँ पे अंतरिम डिविडेंड की बोर्ड की बैठक होगी बीएल की, उस पर फोकस करना चाहिए। साथ ही 11 मार्च यानी सोमवार को यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की मर्जर की रिकॉर्ड डेट है। देना बैंक, विजय बैंक यहाँ पे मर्ज होते हुए दिखेंगे, और साथ ही एरिक्सन के मामले में एनसीएलटी की सुनवाई है तो आरकॉम पर फोकस रहेगा, और साथ ही राइट्स और टीवीएस मोटर के यहाँ पे अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड की बैठक होगी। साथ ही अगर 12 मार्च की बात करें तो एक तो सीपीआई के आंकड़े आएंगे और आईपी के भी यहाँ पे आंकड़े आएंगे, और इसके अलावा हुडको और एनएमडीसी यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड पे बोर्ड की बैठक होगी। साथ ही अगर 14 मार्च की बात करें तो एक डब्ल्यूपीआई के आंकड़े आएंगे, और साथ ही यहाँ पे आरबीआई सरकारी बैंक्स में यहाँ पे पैसे डालेंगे ओएमओ के जरिए। साथ ही ई क्लर्क्स की बोर्ड की बैठक है जहाँ पे बायबैक पर विचार होगा, इस पर फोकस होगा, और अंतरिम डिविडेंड की बैठक कोल इंडिया और टाइड वाटर की है। 15 मार्च एक Q4 एडवांस टैक्स के नंबर्स आएंगे, और साथ ही जो बीओजे है बैंक ऑफ जापान, उसकी पॉलिसी की बैठक है, उस पर फोकस होगा। मल्टीपल ट्रिगर्स, इनफैक्ट बहुत सारे ट्रिगर्स अगले हफ्ते, तो बहुत डेटा हैवी रहने वाला है अगले हफ्ते। तो सीपीआई आईपी के आंकड़े तो हैं ही, लेकिन उसके बाद जो काउंटर स्पेसिफिक बात हुई, कोल इंडिया, टाइड वाटर, ई क्लर्क्स, बीएल, ये तमाम कंपनियां फोकस में रहने वाली हैं। राइट्स, टीवीएस मोटर्स का अंतरिम डिविडेंड आना है, उसकी घोषणा हो सकती है, तो वो भी कहीं ना कहीं फोकस में रहेगा। इसमें से अगर एक स्टॉक चुनना हो तो वो है ई क्लर्क्स। ये 14 मार्च ये तारीख है जब बायबैक की घोषणा हो सकती है, और आज अच्छी दौड़ लगा रहा है ई क्लर्क्स, रफ्तार में ये स्टॉक। खबर आने के बाद से आज 60 रुपए मजबूत है, अच्छी तेजी के साथ। बंसल जी से चार्ट पे राय ली जाए। बंसल जी, जरा ई क्लर्क्स के चार्ट देखिए, 1100 के नजदीक पहुंच चुका है, क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, टेक्निकल रुझान अच्छा है, नीचे से एक अच्छा बेस बना है, जिसने लिया हुआ अनिल जी वो होल्ड करे, नई खरीदारी के लिए रुकना चाहिए। अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि 1125 के ऊपर निकल के जब ये क्लोजिंग दे तब एक ओवरलोड होके या फुल कैपेसिटी में बाइंग करनी चाहिए। एज ऑफ नाउ होल्ड है, किसी ने लिया हुआ है तो होल्ड करे, नई खरीदारी 1125 के ऊपर करनी चाहिए। ओके राइट। और साथ ही साथ अंतरिम डिविडेंड जो बैठक है उसमें 12 मार्च को हुडको और एनएमडीसी का नाम भी शामिल है। हुडको पिछले कुछ दिनों में काफी निचले स्तरों से कैश मार्केट में इस पर खरीदारी देखने को मिली थी, लेकिन सिमी एक बार आप चार्ट देख के बताएं, 45, 44, 90, 45 के स्तरों पर हुडको कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मुझे मतलब उतना कन्विंसिंग नहीं लगता है। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है तो ठीक है, पर शॉर्ट टर्म के लिए मेरा इसमें एटलीस्ट कोई लॉन्ग पोजीशन का सलाह नहीं है। मतलब क्या? तो हुडको में चार्ट्स में दम नहीं है, लेकिन एनएमडीसी क्या वायदा कारोबार में किसी तरह की पोजीशन डिविडेंड के पहले बनती हुई दिख रही है, या कैश मार्केट में कुछ दिख रहा है? क्योंकि कमज़ोर बाजार में भी 50 पैसा ऊपर तो है, आधा % मजबूत तो है, फ्यूचर चल रहे हैं डिस्काउंट में लगभग 3 रुपये के। इसका मतलब कहीं कहीं नितिन जी शायद लोग ये मान रहे हैं कि 3 रुपये के आसपास का डिविडेंड हो सकता है। क्या कह रहे हैं आपके संकेत वायदा कारोबार के? जी, डेरिवेटिव मार्केट में तो पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं, बट इसमें यह है कि अगर आप इस एक्सपायरी से डेटा देखेंगे तो 90 रुपये से लेके 109 रुपये तक का राइज है, तो ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिल चुकी है। तो अब एज अ डेरिवेटिव ट्रेडर इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। इस लेवल पे फ्रेश एंट्री कम से कम डेरिवेटिव मार्केट में नहीं बनती है, बट ये है कि ओवरऑल मूवमेंट पॉजिटिव है। अगर आपके पास बाय पोजीशन है तो स्टॉप लॉस 106 का लगा लेना चाहिए, और 113, 114 इस की तरफ ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अच्छा, मुद्दा यही है कि जो अंतरिम डिविडेंड देने वाली कंपनियां हैं, एनएमडीसी, इनफैक्ट कोल इंडिया भी, यहाँ पर फोकस लगातार पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला। कोल इंडिया
एक बार कुणाल जी आप ये देख के बताएं, क्योंकि ये स्टॉक भी पीएसयू बास्केट में खरीदारी हुई थी तो कोल इंडिया भी आउट परफॉर्म कर गया मार्केट को, लेकिन अब 232 231 पे क्या किया जाए, क्योंकि तारीख यहाँ पर जो कोल इंडिया की है वो है 14 मार्च, जिस पे अंतरिम डिविडेंड का फैसला बोर्ड ले सकता है। देखिए, दो लेवल चार्ट्स पर बिल्कुल साफ नजर आते हैं रजत। एक है 235 रुपए का और दूसरा है 215 रुपए का। ये 20 रुपए का फासला है इन दोनों लेवल्स के बीच। और मुझे लगता है कि देखिए 235 के ऊपर कोल इंडिया निकलेगा तो इसमें जो बहुत समय से एक डाउन ट्रेंड हम देख रहे हैं लगातार लोअर पिक्स की श्रृंखला चार्ट पर है वो समाप्त हो जाएगी। तो 235 के ऊपर मुझे लगता है पोजिशनल बेसिस पर बाय करना चाहिए। नीचे अगर 215 आता है तो उन स्तरों पर इसमें बड़ा मजबूत सपोर्ट हासिल है इस काउंटर को, तो वहां पर एक बार 235 तक के लिए बाय कर सकते हैं। 224 के आसपास मुझे लगता है अवॉइड करें, बेहतर है। चलिए अब मार्केट्स में देखते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किस में। उसमें एक है एनटीपीसी, आज निफ्टी का सबसे तेज चलने वाला स्टॉक, और इस गिरते बाजार में लगभग 4% का रिटर्न एनटीपीसी ने दिया है, एकदम से मूव आया है। राकेश जी कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? 150 के ऊपर आज टिक जाएगा, क्लोजिंग बेहतर होगी क्या, और क्या खरीद के जा सकते हैं ये बताइए आप। देखिए रजत, रडार पर स्टॉक है 152 के अराउंड स्टॉक चल रहा है और 152 के ऊपर निकल के अगर रजत टिकता है, सिंपल भाषा में अगर क्लोजिंग देता है तो जरूर बाय करके जाना चाहिए ऊपर की तरफ। 152 के ऊपर स्टॉक एक नई टेरिटरी में निकलेगा, थोड़ा सस्टेन करे तो बाय करना चाहिए। दूसरा रजत आपसे गुजारिश है, मेरा BTST रेडी है, उसके लिए एक बिगुल बजा दीजिए। और टी मतलब BTST रेडी है। ओके बंसल जी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, ये सुबह वाला शो है या दोपहर वाला शो? बहुत बहुत दिनों बाद काम कर रहे हैं ना, काफ़ी देर घूम फिर के आए इतने दिनों के बाद, तो अब काम करना शुरू किया तो अभी अगले हफ्ते से पूरा चार्ज होकर मोमेंटम में आएंगे। लेकिन देखो एक चीज़ वो होता है ना कि वो कहते हैं ना कभी कभी कि फॉर्म इज़ टेम्परेरी, क्लास इज़ परमानेंट, है ना। तो भले इतने दिनों की छुट्टी के बाद आए लेकिन 3 के तीनों शॉर्ट कॉल दिए। देखिए आज सुबह सुबह आती, अच्छा आज तो मतलब एकदम अंदाजा पूरा है। मतलब भले ही वो ये दुनिया के किसी भी कोने पे रहे, किसी भी ग्रह पे भी चले जाए, इस बार तो यहीं पे थे, अगर कहीं मंगल पे चले जाए, चांद पे चले जाए, तब भी मार्केट तो बंसल जी बराबर ट्रैक करेंगे। तो BTST के बिगुल के साथ चलते हैं बंसल जी के पास। तो बंसल जी ये बताइए कि आपके जो साथ में बैठे हैं कुणाल जी, ये निफ्टी बैंक निफ्टी पे स्पेशली ब्रेकआउट करने की तैयारी में है, तेजी की तैयारी में, आपने सुबह सुबह आज आते 3 शॉर्ट कॉल कैसे दागे वो बताइए। देखिए अनिल जी, जो सुबह मैंने सेल कॉल दी है विप्रो में, तो अनिल जी एक ब्रेकडाउन हुआ था कल के सत्र में टुवर्ड्स क्लोजिंग, और अनिल जी जो विप्रो का पैटर्न था वो इस तरीके का है कि आई एम मैरिड टू दैट पैटर्न। अगर कल मैं छुट्टी पे नहीं होता तो क्लोजिंग के समय एक BTST विप्रो पे देता। सिप्ला अनिल जी एक अच्छी रैली दिखा रहा था और उसने रैली में पार्टिसिपेट नहीं करा, पैटर्न में ब्रेकडाउन देखने को मिला, तो ये रीजन था। और तीसरा एक हेक्सावेयर चूज करा था जहाँ की उस तरीके की गिरावट देखने को नहीं मिली जिस तरीके की गिरावट बाकी IT काउंटर्स में देखने को मिली है। तो वो तो अनिल जी स्टॉक स्पेसिफिक मंदी थी। और एज ऑफ नाउ जैसे कुणाल जी बुलिश हैं तो मेरा भी जो बाय कॉल है वो एक इंडेक्स का काउंटर ही है। और अनिल जी खरीदारी की राय है बजाज ऑटो पर, जो कि एक बड़ी इंटेंसिटी का एक बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है। एक बड़ी नेकलाइन 2950 की एक बड़ी नेकलाइन स्पॉट में इसने तोड़ी है। 2925 मात्र 25-30 रुपए का एक रिस्क है। 2925 का एक स्टॉप लॉस लगा के बजाज ऑटो को बाय करना चाहिए। 3000 यहाँ पहला टारगेट होगा, 3030 दूसरा टारगेट है, और इन दोनों टारगेट्स के लिए बजाज ऑटो को खरीदने की राय है। दिन के उच्चतम स्तर पे है 3000 ये पहला टारगेट है बजाज ऑटो पे, और 3030 30 ये दूसरा टारगेट है। 2925 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। ये जो टू व्हीलर से जुड़ी कंपनी ये तेज हो गई है वैसे, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, यहाँ पर अच्छा एक्शन। आजकल तो आप फ्यूचर्स के लेवल ही देते हो ना बंसल जी, कुछ दुबई जाके बदला तो नहीं ना आपने? नहीं अनिल जी, मैं फ्यूचर का देता हूं, बट बजाज ऑटो में मैंने स्पॉट के लेवल दिए हैं। कुछ तकनीकी कारणों से मेरे पास ये अभी फ्यूचर का लेवल आ नहीं रहा अनिल जी। आपने कैसे जान लिया? अरे इसमें स्पॉट का लेवल दिया है मुझे। मैं तो रग रग से वाकिफ हूँ, देख लीजिए, मेरे को लगा ही डाउट हुआ, इसलिए मैंने कहा कि बंसल जी को पूछ लेता हूँ। निकला ना कैश का लेवल, देख लो। तो ये लेवल कैश के हैं, फ्यूचर्स के नहीं, थोड़ा सा बदल लीजिए। 2961 ये चल रहा है इस वक्त बजाज ऑटो का भाव। 2925 स्टॉप लॉस 2925, 3030 ये है टारगेट। चलिए, लेकिन जो खबरें आई हैं आज काउंटर स्पेसिफिक वो बात कर लेते हैं। इसमें पूजा ये बताने के लिए मौजूद है कि कौन सी खबरें, उनका क्या असर देखने को मिला। बताएं पूजा।
जी, एल&टी लगातार खबरों में है और अब ये खबर आ रही है कि सुटी में एल&टी की हिस्सेदारी सरकार जल्द बेच सकती है और एल&टी बायबैक पर सेबी की रोक के बाद सरकार ने ये फैसला लिया। इसके साथ ही एक और खबर है एल&टी से जुड़ी हुई। ओएनजीसी से एल&टी हाइड्रोकार्बन को एक ऑर्डर मिला है और ऑर्डर की कुल वैल्यू करीब 1000 से 2500 तक के ऑर्डर कंपनी को ओएनजीसी की तरफ से मिले हैं। तो आज एल&टी खबरों में है। इसके अलावा एसबीआई से जुड़ी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि बैंक की कुछ एनपीए बेचने की योजना है और उसके लिए बोली भी मंगवाई है और करीब 197 खाते बेचेगी, एनपीए खाते बेचेगी, जिसकी कुल वैल्यू करीब 1490 करोड़ की है। तो एसबीआई भी आज खबरों में है। जुबिलेंट लाइफ यूएस एफडीए ने वार्निंग लेटर जारी कर दिया है कंपनी को और रुड़की प्लांट के लिए ये वार्निंग लेटर जारी किया गया है, लेकिन कंपनी का कहना है कि इस वार्निंग लेटर से कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री पर असर नहीं पड़ेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी ने कुछ फंड रेज किए हैं और बॉन्ड्स के जरिए 7000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। अशोक लेलैंड कंपनी को एक ऑर्डर मिला है और गुजरात से करीब 1290 बसों के लिए ये ऑर्डर मिला है। तो अशोक लेलैंड भी आज खबरों में है। इसके अलावा काफ़ी सारे ब्लॉक डील्स हुए हैं, करीब 7 शेयर्स हैं जिसमें 7 कंपनियां हैं जिसमें कि ब्लॉक डील्स देखने को मिली है। एडवांस एंजाइम टेक आज सुबह से ही तेजी में है और यहाँ पर 9% इक्विटी का सौदा हुआ है। 1 करोड़ शेयरों का सौदा हुआ है, लगभग 170 रुपये प्रति शेयर के आसपास ही सौदा देखने को मिला है। थर्मेक्स में करीब 12 लाख शेयर्स का सौदा हुआ है 965 रुपये प्रति शेयर पर। इसके अलावा गुजरात गैस में भी कुछ बड़े सौदे हुए हैं, करीब 20 लाख शेयरों का सौदा हुआ है 129 रुपये प्रति शेयर पर। बीएचईएल में 40 लाख शेयर्स का सौदा हुआ है 66 रुपये प्रति शेयर पर ये सौदा देखने को मिला है। एडवाइस में भी कुछ सौदे हुए हैं, करीब 12 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं 162 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये सौदा एडवाइस में देखा गया है। ग्रैन्यूल्स इंडिया में भी काफ़ी बड़े सौदे हुए हैं, 30 लाख शेयर्स के कई बड़े सौदे 101 से 101 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये सौदे देखने को मिले हैं। और विप्रो 0.64% इक्विटी का सौदा हुआ है, करीब 3 करोड़ के काफ़ी सारे बड़े सौदे यहाँ पर विप्रो में भी आज देखे गए। तो ग्रैन्यूल्स पे कई बड़े सौदे उसमें 50 लाख शेयर का सौदा हुआ है, नहीं कि 29 लाख 30 लाख का। 50 लाख शेयरों का सौदा हुआ, 101 रुपये का दाम है। 102 103 के आसपास था, तब हमने पूछा भी था और बंसल जी ने बोला भी कि ये स्टॉक तो तेज दौड़ लगाने को तैयार है। अब देखिए 112 के आसपास। बंसल जी एक बार फिर से चार्ट देख लीजिए। ग्रैन्यूल्स अगर सुबह हमने जब ब्लॉक डील को पकड़ा और उसके बाद अगर किसी ने खरीदारी की है, क्या करना चाहिए आपकी रिकमेंडेशन पे? जिन्होंने लिया उनको राय दे दीजिए। देखिए अनिल जी, मैंने 115 116 के पहले टारगेट दिए थे और यहाँ पर एक आज का अगर आप हाई देखें तो 114 का है और क्लियर होल्ड। अनिल जी यहाँ पर अब मुझे लगता है 106 107 एक अच्छा बेस है और वहाँ का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए और इस स्टॉक का पोटेंशियल है अनिल जी 118 119 तक जाने का पोटेंशियल है। ओके, तो ये है आपके लिए ग्रैन्यूल्स पर राय। यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। भेल एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूँ नितिन जी आपसे। 40 लाख शेयरों का एक ट्रेड हुआ है, 66 रुपये के दाम पर बड़ा ब्लॉक डील हुआ है। और आज सुबह हम जब विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे, अमीषा जी आई थी हमारे शो में, अमीषा और प्रभुदास लीलाधर की जॉइंट एमडी, और उन्होंने भी कहा था कि भेल एक स्टॉक है जो सभी महिलाओं के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। भेल, हाँ, सरप्राइज ना? सरप्राइज। हाँ, लेकिन ये उन्होंने बोला है। तो पोर्टफोलियो में तो महिलाएं रखेंगी बिल्कुल ठीक उस तरह से जैसे पैसे और सोने को सहेज के रखती है, लेकिन पुरुष जो होते हैं वो आमतौर पर ट्रेडिंग की मानसिकता वाले होते हैं। तो क्या तेजी या मंदी की तरफ कोई ट्रेड बनता है भेल में? नितिन जी जरा बताइए, सिर्फ पुरुषों के लिए। देखिए जी, बीएचईएल में लास्ट 2 दिन से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, बट इसमें क्या है कि 64 के आसपास सपोर्ट है और पिछले पूरे फरवरी महीने में इसके ओपन इंटरेस्ट कम हुए हैं और ज़्यादातर दिनों में शॉर्ट्स कवर हुए हैं, यानी शॉर्ट पोजीशन कम हुई है। और उसके बाद रोल ओवर्स आप देखेंगे तो वो रोल ओवर्स भी कंपेरेटिवली जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम रोल ओवर हुए, यानी फरवरी में शॉर्ट कम होकर के नेक्स्ट मंथ में कैरी हुआ, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। 2 दिन से करेक्शन जरूर हो रही है बट बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। अब बाइंग लेवल जो मुझे अच्छा लग रहा है वो 64 का लेवल काफ़ी अच्छा बाइंग लेवल है। उसके बाद आपको 60 रुपये का स्टॉप लॉस मिल जाता है और फिर उसके बाद अगर आपको 64 पे बाय करने का मौका मिलता है तो फिर ट्रेडिंग के ख्याल से 70 और 72 के टारगेट्स बनेंगे। तो भेल है आपके लिए वो स्टॉक, आज भले 2% कमज़ोर है। लेकिन आइए, आज हम जी बिजनेस पर मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और नारी शक्ति को हम आज सलाम कर रहे हैं। और चाहे वो हमारे ऑफिस से जुड़ी हुई हों या ऑफिस के बाहर, ऑफिस से जुड़ी हुई हमारी जो फीमेल कलीग्स हैं वो तो सारी दिन रात हमारे लिए मेहनत करी रही है, और लेकिन बाहर भी कई सारी ऐसी महिलाएं जो
न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि कई सारे पुरुषों के लिए भी आदर्श है जिस तरह का काम उन्होंने किया है। और ऐसी एक खास मेहमान आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है। जी हाँ, स्वागत करेंगे हम दीना मेहता जी का, जो असित सी मेहता की MD है। और दीना बहन के बारे में एक खास बात बताऊँ, वो ये कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वो पहली महिला प्रेसिडेंट, पहली नहीं एकमात्र महिला प्रेसिडेंट रही हैं। और मैं ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20-25 साल से तो दीना बहन को जानता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो उनके बारे में मुझे पसंद आती है, वो रिटेल इन्वेस्टर्स के हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाती है और तैयार रहती है। दीना बहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। नमस्ते, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि आप सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, पूरा साल महिला दिन मनाइए। बिल्कुल ज़रूरी है और होना भी चाहिए। ये खाली रस्म अदायगी के लिए नहीं हो कि एक दिन हम महिलाओं के सम्मान को याद कर लें और उस दिन कहकर हम छुट्टी पा लें, लेकिन हाँ, ये उतारना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ये कि BSE की प्रेसिडेंट बनना, और वह भी पहली और एकमात्र महिला प्रेसिडेंट बनना, अपने आप में छोटी बात नहीं है। वो इसलिए कि आमतौर पर ये स्टॉक मार्केट, ब्रोकिंग, कैपिटल मार्केट, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आमतौर पर पुरुषों के साथ जोड़ा जाता रहा है कि ये उनका काम है, आपका नहीं। आपने कैसे शुरुआत की और इस मुकाम तक आप कैसे पहुंची? हाँ, मैंने जो शुरुआत की तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं पहली महिला होने वाली हूँ जो ट्रेडिंग रिंग में जाऊँगी। अरे वाह। तो मैं ऐसे ही बाकी लोग जैसे इंटरव्यू देने जाते, मैं भी इंटरव्यू देने गई थी। और जो इंटरव्यू 1 मिनट में हो जाता है, मेरे केस में 2 घंटे चला। क्योंकि जो हमारे संस्थापक थे वो नहीं चाहते थे कि मैं ट्रेडिंग रिंग में जाऊं, क्योंकि कोई भी महिला थी नहीं। तो उन्होंने 2 घंटे लगाए मुझे कन्विंस करने के लिए कि आप छोड़ दीजिए, ये आपका काम नहीं है, आप कुछ और कर लीजिए, लेकिन रिंग में मत जाइए। लेकिन मैंने मतलब कहा कि मतलब तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट वुमन। तो मैंने कहा कि भाई मैं अपना ध्यान रख लूँगी, आप इसका टेंशन मत करो। क्योंकि उनको ये भी टेंशन था कि बाकी के लोग जो 2-2.5 हज़ार लोग जो रिंग में हैं, वो मेरे साथ उनका कैसा बर्ताव रहेगा और मेरा क्या होगा इतने सारे मर्दों के रिंग में। लेकिन मैं मतलब बिल्कुल डट के रही कि आप मेरी टेंशन मत कीजिए, और अगर नहीं चला तो 2-5 दिन बाद मैं जाना बंद कर दूंगी। तो ऐसे करके मेरी शुरुआत हुई रिंग में जाने की। और फिर तो मतलब देयर वाज नो स्टॉपिंग। बिल्कुल। लेकिन मतलब अलग अलग मैंने जो स्टॉक एक्सचेंज देखा। हाँ, वो जनरली वो एक कहावत है ना कि जंगल का राजा शेर किसी से डरता है क्या? किसी से नहीं, लेकिन हाँ, शेरनी से जरूर डरता है। तो जब आप इतने शेरों के बीच में रिंग में पहुंची तो आप एकदम शेरनी की तरह ही थी। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये बताइए कि उसके बाद वाकई में क्या कई सारी और महिलाओं को मौका मिला, प्रेरणा मिली कि वो भी स्टॉक मार्केट में उतरें, रिंग में जाने की कोशिश करें, इस फील्ड में अपना करियर बनाने की कोशिश करें? हाँ बिल्कुल। क्योंकि जब तक रिंग जब बंद हुई 1995 में और पूरा ऑनलाइन ट्रेडिंग जब आया, तब मैं मानती हूँ कि करीब 30-35 महिलाएं एक्टिवली रिंग में आना उनका शुरू हो गया था। महिलाओं मेंबरशिप भी उन्होंने ले ली थी। और कई सारे मैं जो इन्वेस्टर मीट में जाती थी, क्योंकि मैंने 1000 से ज़्यादा इन्वेस्टर मीट्स की है ऑलमोस्ट 26 स्टेट्स में, तो सब जगह में जो महिलाओं का अटेंडेंस था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो मैं मानती हूँ कि ये एक जो डुएबिलिटी है कि हाँ, महिलाएं भी कर सकती है, ये एक लोगों के, स्पेशली महिलाओं के जहन में आ गया है कि हम भी कर सकते हैं। तो आई एम हैप्पी कि काफ़ी सारी महिलाएं अभी स्टॉक मार्केट में और फाइनेंशियल मार्केट्स में एक्टिव है। तो बिल्कुल। तो यहाँ से सफ़र की शुरुआत हुई, लेकिन जो बड़ा मुकाम दीना बहन ने हासिल किया वो BSE का प्रेसिडेंट बनने का, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद ये इस फील्ड में उतरना और उस लेवल तक पहुँचना, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उस पर मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन चूँकि दीना बहन 2 मिनट आप हमारे साथ बने रही, क्योंकि हम चूँकि आज महिला दिवस पर हम हमारे ऑफिस में जो हमारी महिला सहकर्मी हैं उनका भी हम बड़ा सम्मान कर रहे हैं, और आज हम उनके लिहाज से एक बड़ा ख़ास शो कर रहे हैं। आमतौर पर महिलाएं
सजने के लिए, संवरने के लिए जानी जाती है। तो आज हमारी थीम ही ये कि सजना है मुझे, लेकिन साथ ही हमने थीम को थोड़ा सा बदला है, सजना है मुझे और सजाना है मुझे। और सजाना क्या है? पोर्टफोलियो। तो देवांशी हमारे साथ है इस वक्त, और देवांशी किस चीज़ से, अपने किस स्टॉक से पोर्टफोलियो को सजाना चाहती है, वो आइए देखते हैं। देवांशी बताइए। तो अनिल जी, यहाँ पे कल मैं फिर से देख रही थी, एक इयररिंग्स भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, लेकिन वो जो इयररिंग्स थी वो करीब 1800 रुपए की थी। और उस पर 40% तक का डिस्काउंट चल रहा था। तो मैंने सोचा कि अब ये भी इयररिंग्स हैं जो हम खरीद सकते हैं, लेकिन उसके बदले फिर हमने जब देखा कि अब पोर्टफोलियो में क्या लेना चाहिए, सुबह हमने कहा कि कार लेनी चाहिए, तो अब लगा कि टायर की तो कमी है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये स्टॉक है जहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक स्टॉक है जहां पे आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। और ये नहीं, मैं आपको बताऊं कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टायर बनाने के लिए तो माने जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े टायर्स बनाने के लिए माने जाते हैं। जो हैवी व्हीकल्स होते हैं वो जो टायर होते हैं वो ये बनाते हैं। और यही नहीं, जो कुल आय है उसमें से करीब 75% उनकी जो आय है वो एक्सपोर्ट मार्केट से आती है। और रिप्लेसमेंट जो डिमांड है कंपनी की वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। नॉर्थ अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा मजबूत यहाँ पे पकड़ है कंपनी की। और वैल्यूएशंस हालांकि बहुत अट्रैक्टिव हो चुके हैं अब, तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। आप शेयर खरीदे ना खरीदे, लेकिन उनका एक इवेंट होता है मॉन्स्टर ट्रक रेस, ये आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उनके जो टायर है वो ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बनाती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग। और ये कहाँ होती है इवेंट? कुछ आइडिया हिंदुस्तान के बाहर ही होती है। हाँ, यहाँ होती तब तो पता ही होता है। बहुत बड़े बड़े ट्रक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जीप जैसे। वैसे तो बीकेटी के बारे में तो एक ही बात नहीं, एक ही बात कहते हैं, डिम्पी जी होता है अगर रजत की जगह यहाँ बैठे हुए, तो सनी देओल है जो इनके ब्रांड एम्बेसडर है, और बड़े बड़े टायर, और रिटर्न्स भी इतने ही है। अच्छा, रिटर्न्स भी। क्या बात। तो चलिए, इयररिंग्स मत खरीदिए, बालकृष्ण टायर खरीदिए। शेप तो सेम ही है, दोनों गोल ही होते हैं। मैं वही सोच रहा था, ये को कहाँ कंबाइन कर दिया, बीकेटी के टायर से इतने बड़े बड़े टायर। बस बालकृष्ण को लटका नहीं सकते वो कान में आप ईयरिंग की जगह, लेकिन हाँ, ये एक बेहतर, आप अपने सजने की जगह पोर्टफोलियो को सजा सकती हैं बालकृष्ण टायर के साथ। आइए, दीना बहन हमारे साथ है, और दीना बहन से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। दीना बहन, ये मुश्किल ज़्यादा काम क्या था? पहली बार रिंग में उतरने की जद्दोजहद करना, पूरी जो ये कम्युनिटी है, ब्रोकिंग कम्युनिटी, उसको मनाना कि हाँ भाई मैं भी जा सकती हूँ, या फिर बीएसई के टॉप पोस्ट पर पहुँचना, प्रेसिडेंट बनना, ज़्यादा मुश्किल काम क्या था? नहीं, ज़्यादा मुश्किल काम तो रिफॉर्म्स का काम था। क्योंकि आपको पता है पहले 15 दिन का सेटलमेंट हुआ करता था, और सेटलमेंट होते होते 21 दिन हो जाते थे। तो उसकी वो जो एक पीरियड था, जो डिले था, जिस आदमी ने सेटलमेंट के पहले दिन अगर शेयर बेचे हो तो उनको करीब 5 हफ्ते बाद पैसे मिलते थे। तो ये जो एक पूरा जो स्टॉक एक्सचेंज की सिस्टम थी वो कापली होती थी, जहाँ पे एक्सेप्ट, रिजेक्ट, डिलीवरी स्लिप, ये सारी जो बातें थी ये बहुत ही प्रोसेस को डिले करती थी। तो ये जो 5 हफ्ते का प्रोसेस था उसको 1 हफ्ते में करना, और ये रोलिंग सेटलमेंट्स है, फिर बैड डिलीवरीज का बहुत ही बड़ा मसला था। करीब 35,000 कंप्लेंट स्टॉक एक्सचेंज में थी। तो ये जो एक प्रोसेस चेंज हुआ, कुछ लोगों को प्रोसेस से फ़ायदे होते थे, क्योंकि जितना पेमेंट डिले होता था उनको फ़ायदा होता था। तो ये एक लड़ाई रही, क्योंकि जो आम निवेशक था वो तो खुद आके स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम को सुधार नहीं सकता था, ब्रोकर को ही सिस्टम को सुधारना था। और कुछ ऐसे ब्रोकर्स जो पावरफुल थे वो ये नहीं चाहते थे कि बातें कि पूरी प्रोसेस तेज़ हो। तो ये पूरा करने में हमारा काफ़ी मुझे दिक्कत हुई। तो ये करने में मैं मानती हूँ कि हुई कि सिस्टम्स को मैं चेंज करूँ और ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम हम लाए जी। फिर तो प्रेसिडेंट बनना ये तो फिर काम बोलता है, काम इसलिए है। मैंने काफ़ी साल काम किया, बहुत सारे एरियाज़ में काम किया कि हमारे ऑनलाइन ट्रेडिंग हो, बैंक गारंटी, अपने ट्रेड गारंटी सिस्टम हो, नए आर्बिट्रेशन लॉज हो, तो हर एक चीज़ में काफ़ी काम किया है। तो ऑफकोर्स लास्ट मिनट जब मैं ये हमेशा कहती हूँ कि
मेन आर हैप्पी सो लॉन्ग एज यू आर इक्वल्स विद देम, लेकिन आप एक पोजीशन अगर ऊपर जाते हो मतलब आप डायरेक्टर में से प्रेसिडेंट बनते हो तो मतलब कुछ लोगों की, सबकी नहीं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ऐसे क्यों होना चाहिए, एक लेडी कैसे प्रेसिडेंट बनेगी। बिल्कुल। तो ये सारे सवाल आते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि मेरा काम काफ़ी सालों तक रहा है जी। तो इसकी वजह से आई गॉट दिस पोजीशन। बिल्कुल, लेकिन हाँ जिस समय आप बनी वो अहम था, साल 2000 के आसपास की बात है अगर मुझे सही से याद है, लेकिन हाँ अब चीज़ें काफ़ी बदली, 15, 17, 18 साल। 2001 में, यस 2000 है ना, 2001 था, 2001 राइट? यस जी जी बिल्कुल। तो मतलब कम से कम 2001 2000 तक, कम से कम तब से मेरे ख्याल से 97, 98 से तो दीना बेन को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इस खास मौके पर हमारे दर्शकों को उत्साह बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रेरणा देने के लिए, खास तौर से हमारे महिला दर्शकों को शुक्रिया। और एक बात मैं सभी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि अपने फैमिली के फाइनेंसेस आप मैनेज कीजिए, आप इसमें इंटरेस्ट लीजिए, इससे कोई आसान बात नहीं है। और मैं हमेशा मानती हूँ लक्ष्मी और सरस्वती मतलब पैसा और ज्ञान दोनों महिलाओं में ही है, तो उसका पूरा उपयोग करें और अपने फैमिली के फाइनेंसेस को सुधारें। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन एडवाइस सभी महिलाओं के लिए। पैसा सिर्फ पुरुषों का काम है, पैसा मैनेज करना और कमाना ऐसा नहीं है, महिलाओं का भी उतना ही बराबर का योगदान होना चाहिए। शुक्रिया मैम आपका और एक बार फिर से आपको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। आइए हम हमारे और एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सिद्धार्थ सैदानी साहब है हमारे साथ स्टूडियो में आनंद राठी ग्रुप से, लेकिन उससे पहले कुणाल जी तैयार हैं एक बिगुल के लिए, बजा दें? बजा दें। कुणाल जी के लिए BTST। बताएं कुणाल जी। अनिल जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है बजाज फाइनेंस, जिस पे मैं पहले भी खरीदारी की राय दे चुका हूं। बजाज फाइनेंस में आज एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि वापस से बजाज फाइनेंस नए हाइस की ओर बढ़ रहा है। मौजूदा स्तर पर बाय करें। इंट्राडे चार्ट्स में भी ब्रेकआउट है, पोजिशनल चार्ट में ब्रेकआउट पहले ही आ चुका है, तो मुझे लगता है कि 2850 और 2900 के लेवल्स यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। बजाज फाइनेंस बाय करें तो 2750 का स्टॉप लॉस अवश्य रखें। पहला लक्ष्य होगा 2820 रुपए का और दूसरा 2850 रुपए का लक्ष्य। 2850 दूसरा टारगेट है, 2830 है पहला टारगेट, राइट? 2820 अनिल जी, 2820, 2820, 2820 फर्स्ट टारगेट, 2850 दूसरा टारगेट, 2780 के आसपास है, यहाँ कर सकते हैं खरीदारी और 2750 ये होगा आपका स्टॉप लॉस, 30 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस और करिए खरीदारी यहाँ पर बजाज फाइनेंस में तेजी के लिहाज से, राइट? और जब भी बजाज फाइनेंस की बात होती है मैं पूछता हूँ बजाज फाइनेंस दोनों स्टॉक्स इकट्ठे चलते हैं, हम निफ्टी में जब भी देखो भाई भाई है भाई, चलना ही चाहिए। तो जैसे जैसे वो चलेगा साथ ये भी राम बलराम, राम लखन करण तो इतना जो आप आज बजाज फिनसर्व में उतना वो स्ट्रांग नहीं जितना बजाज फाइनेंस में, नो डाउट। लेकिन कुणाल जी एक बार फिर से ये भी देख के बताइए बजाज फिनसर्व जिनके पास वो क्या करें अभी फिलहाल 6625 के लेवल पे। देखिए, मुझे लगता है रजत बजाज फिनसर्व का चार्ट भी उतना ही दमदार है, लेकिन बजाज फाइनेंस में ब्रेकआउट बिल्कुल साफ है, इसीलिए मैंने उस पर पहले खरीदारी की राय दी। अगर मान लीजिए बजाज फिनसर्व भी तेज होता है इन स्तरों से तो उस पर भी खरीदारी की राय मैं दूंगा। लेकिन एक सवाल अनिल जी आपसे मेरा है कि जो बैंक निफ्टी है जो अभी फ्यूचर्स में हरे निशान में आ गया है जी, आप इसके बारे में आप खैर जब अपनी स्ट्रेटेजी देंगे तब तो हमें पता लगेगा, थोड़ा सा पहले एक प्रीकर्सर दीजिए, मुझे थोड़ी उत्सुकता ज्यादा है। आपको क्या लगता है बैंक निफ्टी कब होगा 28,200? अरे कभी कभी तो आप पूछते हैं ऐसा, बिगुल बजा दीजिए, बस बजाइए बिगुल कुणाल जी के नाम पे। निफ्टी की स्ट्रेटेजी का 2:30 बज गए भाई, कुणाल जी के नाम पे निफ्टी की स्ट्रेटेजी, निफ्टी की स्ट्रेटेजी मैं दूंगा कुणाल जी के नाम पे। रजत जी बताइए। मेरे को लग रहा है आप निफ्टी बैंक से शुरुआत करेंगे जो कुणाल जी पूछ रहे हैं। पहले संकेत तो बताइए, डिम्पी जी की आत्मा घुस गई लगता है आपके अंदर। सर ठीक है, आज वीकली क्लोजिंग है लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्यूज देखिए। अब तो इंपॉर्टेंट ये है कि यूएस मार्केट्स कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये जो आप मेन इंडेक्स देख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक, यहाँ पर नहीं है, स्मॉल कैप जो उनका रसल इंडेक्स है वहाँ पर ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो डाउ फ्यूचर्स फिलहाल 1.4% के आसपास नीचे है, नैस्डैक आधे फीसदी के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है बीते कुछ दिनों में देखें तो, और आज भी आधे फीसदी के आसपास 0.25%, तो यहाँ पर FTSE नीचे है, तो यहाँ पर भी गिरावट के ही संकेत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा क्रूड इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट्स के लिए, कैसे बिहेव करता है, और आज ब्रेंट में लगभग 1.25% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है, $66 के नीचे है, 65.50 के आसपास इस समय रूल कर रहा है ब्रेंट, और 1% की गिरावट नाइमेक्स पे देखने को मिल रही है, 56 पे है ये। रुपया
अब 70 के नीचे जब तक रहता है तब तक कंफर्ट रहेगा। 69-89 फिलहाल का लेवल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पॉइंट है कि रुपया सपोर्ट कर रहा है इंडियन मार्केट्स को। तो ऐसे में अगर रणनीति बनानी हो, पहले आप निफ्टी बताएंगे कि निफ्टी बैंक? जो आपको है निफ्टी बैंक से थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है, मेन इंडेक्स का आउट परफॉर्म कर रहा है, तो निफ्टी बैंक से शुरुआत देखिए, सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? रुपया जो अच्छा मजबूत है, और रुपए को, और ये तब मजबूत है जब हांगकांग 400 से ज़्यादा गिरकर बंद हुआ है, राइट? तो अगर आज अमेरिका 75-100 पॉइंट नीचे बंद भी होता है, और आज लगातार तीसरा दिन होगा अमेरिका अगर आज क्लोज खराब होता है, तो तब भी काफ़ी हद तक एशियाई बाजार 550 नीचे जाकर बंद हुआ है। उसके बावजूद हम करेंसी में मजबूत है। मैं आज सुबह से एक ही बात कर रहा था डिम्पी को कि बाकी सब छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ करेंसी देखिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मौका खरीदारी करने का है बैंक निफ्टी में। निफ्टी बैंक में खरीद के चलिए। यस, बिल्कुल। तो कुणाल जी के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। कुणाल जी का सवाल थोड़ा मुश्किल है, माफ़ कीजिएगा। कुणाल जी का सवाल है 28,200 कब होगा? और 28,200 में तो लोगों के लाखों बन जाएंगे। तो मैं तो 2,000 वाला आदमी, छोटा आदमी हूँ, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, वो थोड़ा बढ़ गया, लेकिन 27,740 ये आपका बैंक निफ्टी का लेवल है इस वक्त। 27,740 यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी बैंक निफ्टी में, ठीक है? और बैंक निफ्टी में आपका स्टॉप लॉस होगा ठीक 100 पॉइंट नीचे, 27,640 पर। अच्छा, हाँ, ठीक 100 पॉइंट नीचे 27,640 आज का जो लो है। एक चीज़ ध्यान में रखिए रजत, इस डेटा में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि सुबह जो पहले 15 मिनट में बैंक निफ्टी ने लो बनाया है 27,645 का, पूरे दिन भर उस लो को तोड़ा नहीं है अभी तक, ठीक है? और सुबह पहले घंटे में जो निफ्टी ने लो बनाया है लगभग 10,811 का, उसे तोड़ा नहीं है। तो शुरुआत में जो बिकवाली हुई, इसका मतलब ये कि स्क्रीन पर धीमे 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 हर एक लेवल पर खरीदारी हो रही है। और पिछले 3 दिन आप देख लीजिए इस हफ्ते के, बाकी छोड़ दीजिए, तीनों दिन एफआईएस की दमदार खरीदारी के आंकड़े हैं, राइट? तो बड़े इन्वेस्टर्स चुपचाप सिद्धार्थ जी को सुनने के बाद खरीदारी कर रहे हैं। जिस दिन से वो बमबारी वो सारे हुए ना, उस दिन से सिद्धार्थ जी बुलिश है और तब से खरीदारी कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी यहाँ से 27,850 पॉइंट तो मिनिमम आपको दे देगा, ठीक है? और उसके बाद देखते हैं 27,800, और आज का हाई क्रॉस करके 2-4 मिनट टिक गया, जो कि 27,811, कल का हाई 27,815 था, ठीक है? वो टिक गया तो फिर ये 27,900 की तरफ तैयारी करेगा। तो आज का हाई टिकने के बाद 100 पॉइंट 75 पॉइंट और बढ़ेगा, नहीं तो 27,800 तो कम से कम इतना तो दिखता है। तो बैंक निफ्टी खरीदना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा आप ये कह सकते हैं कि फेवरेबल कम है। मैं 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, 50 पॉइंट ऊपर का टारगेट दे रहा हूँ, तो उसमें एक चीज़ और कर लीजिए, जब मैं 100 पॉइंट 50 नीचे का दे रहा हूँ तो 50 पॉइंट और गिर जाए तो और ऐड कर लीजिए, 27,700 आए तो और ले लीजिएगा, ठीक है ना? फिर तो ठीक है। पूछ में यही रहा था कि हाँ, मुझे मालूम था आप ये पूछेंगे, का एक टारगेट है, तो यहाँ पर थोड़ा ये सब है ना, जितने सवाल मैंने बार बार बड़े स्टॉप लॉस और छोटे टारगेट के लिए उठाए ना कुणाल जी पे और राकेश जी पे, वो वापस मेरे पे बैकफायर होते हुए दिख रहे हैं। इसलिए मैं पहले से तैयारी रखता हूँ। तो नीचे में और ऐड कीजिए, लेकिन 27,800 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आपको खरीदारी करनी है। और आज का हाई 27,800 टिकने के बाद जो 100 पॉइंट की और तेजी है, और इवेंचुअली अब मैं उस सवाल का जवाब दे दूं जो पूछा है कुणाल जी ने कि 28,200 कब होगा। कब का तो जवाब है नहीं मेरे पास, लेकिन हाँ, क्या 28,200 की तरफ बढ़ रहा है? जब तक 27,500 के नीचे बंद नहीं होता बैंक निफ्टी, जी हाँ, ये 28,000 की तरफ बढ़ रहा है। 28,000 तक की जिम्मेदारी मेरी है, 28,000 के पार ले जाने की जिम्मेदारी कुणाल जी की। मेरी जिम्मेदारी 28,000 पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिलहाल मैं 28,000 के ऊपर नहीं देख रहा, 28,200 मैं नहीं देख रहा कि ये हो ही जाएगा, तुरंत हो जाएगा। लेकिन हाँ, 28,000 तक, 27,950, 28,000 तक इतना तो दिखता है। और वो भी मैं डेटा में बता दूं क्यों 27,500 में क्लोजिंग बेसिस पर कह रहा हूँ। 27,500 के पुट पे 10 लाख शेयर हैं, बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, होल्ड करने की कोशिश करेगा। जब भी वहाँ पहुँचेगा खरीदारी आएगी। 5 लाख शेयर कॉल्स में भी है, जब भी वहाँ पहुँचेगा शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो जब तक 27,500 नहीं टूटता, तेज़ी में रहिए, बिल्कुल फुल फ्लेज, और बढ़ने दीजिए, यहाँ से तेज़ी होनी है। निफ्टी पर मैं आपको जवाब दूं उससे पहले एक बार कुणाल जी से पूछ लूं। कुणाल जी, आपके सवाल का जवाब दे दिया मैंने? अरे जी, आपने आधे रास्ते चलने का वादा कर दिया, यही बहुत है। और जब वहां पहुंच जाएंगे तो बाकी आधा रास्ता भी आप, मुझे लगता है, चल पड़ेंगे। तो 28,200 मुझे लगता है बैंक निफ्टी में आना चाहिए, और आपके साथ के बिना तो आता नहीं। नहीं, उसके बाद 28,000 तक तो चले, फिर उसके बाद हो सकता है फिर आशु जी, फिर आपके राकेश जी, और किस किस का साथ मिलेगा। एक काम करते हैं, अगर आपको थोड़ा 200 पॉइंट का साथ कम लग रहा तो जरा नितिन जी से भी डेटा पे चेक ले लें। नितिन जी, जरा बैंक निफ्टी के डेटा चेक करके बता दीजिए, तेजी करनी है ना? नितिन जी, आपके लिए सवाल है।
चलिए उन तक आवाज़ नहीं आ जी मुझे पूरा सुनाई नहीं दिया, बट ये है कि बैंक निफ्टी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको इंडिकेट करता हूँ कि बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव है, बट उसके साथ साथ जैसे HDFC बैंक है जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, जिसका डेटा काफ़ी स्ट्रांग है, उसके बाद एक्सिस बैंक आप देखेंगे तो एकदम ब्रेकआउट पे है और उसमें एक अच्छा मोमेंटम बनने वाला है। तीसरा ICICI बैंक भी पॉजिटिव है और SBI का भी डेटा पॉजिटिव बना है 2-3 दिनों में, और इन चारों स्टॉक का वेटेज करीब करीब 60% है। तो अगर अंडरलाइंग जो बैंक निफ्टी के मेजर कंपोजिट्स हैं उनमें डेटा काफ़ी स्ट्रांग बन रहा है तो बैंक निफ्टी नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। तो ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि 28,000 प्लस बैंक निफ्टी का टारगेट आपको अगले वीक में मिल जाना चाहिए। जो कुणाल जी का क्वेश्चन है कि कब मिलेगा, मेरा मानना है कि नेक्स्ट वीक में ही हम 28,000 प्लस का टारगेट देखेंगे। तो पॉजिटिव व्यू रख करके ट्रेड करना चाहिए। इवन आप HDFC बैंक में भी ट्रेड कर सकते हैं बाय साइड, और एक्सिस बैंक में भी आप बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। चलिए तो अगले हफ्ते 28,000 और साथ में स्टॉक्स भी मिल गए, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक पे नजर रखिए, यहाँ पर तेजी देखने को मिली। तेजी है, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। और बिल्कुल सही वक्त पर कुणाल जी ने सवाल पूछा, क्योंकि आप देखिए बैंक निफ्टी 36 पॉइंट ऊपर है फ्यूचर्स पे, कैश में भले ही आपको 10 पॉइंट नीचे दिख रहा है, यानी कि प्रीमियम बढ़ गई है बैंक निफ्टी में, ये बड़ी बात है। और प्रीमियम बढ़ना, कल 70 पॉइंट की प्रीमियम थी, आज बढ़कर 100 पॉइंट हो गई। हफ्ते के आखिरी दिन हायर प्रीमियम देकर कमजोर बाजार में कौन खरीद रहा है बैंक निफ्टी, आपको पता है क्या? देखो कोई तो खरीद रहा है, समझदार आदमी। सिद्धार्थ जी, इसका मतलब तो यही हुआ, बिल्कुल हफ्ते के आखिरी दिन है, आखिरी घंटा है, बाजार पूरे दिन लाल निशान में रहे, उसके बावजूद किसको इतना जोश आया है कि 30 पॉइंट के प्रीमियम देके सोमवार के लिए बैंक निफ्टी खरीद रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब सिंपल है कि तेजी और बरकरार रहेगी आने वाले हफ्ते में भी। और कुणाल जी के लिए एक बात बोलूंगा, कुणाल जी बोल रहे हैं कि अनिल जी ने साथ दिया, पर कुणाल जी मेन बल्लेबाज जब है पिच पे तो आपको तो थोड़ा बहुत ही रन बटोरने हैं। अनिल जी है पिच पे। नहीं, कुणाल जी हमारे ना वो वैसे हार्दिक पांड्या टाइप है, वो 10-20 बॉल खेल के हर बॉल पे 6, और उनकी स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त है। मैं तो क्या सिंगल वाला आदमी में हूँ, मैं 2000 वाला छोटे 1-2 सिंगल्स बनाने वाला काम मेरा है, वो 4-6 वाले वो है एक्चुअली। नहीं, आप मिस्टर डिपेंडेंट है। चलिए तो इस बीच देखिए निफ्टी हरे निशान में आ चुका है, ये भी बाकी है, लेकिन ये जो 27,900 के दर्शन कर लीजिए आप, ये फ्यूचर पे है। हाँ फ्यूचर नहीं, मेरा टारगेट कैश का है 27,800। हाँ ठीक है, तो वहां पर भी जो है वो 27,800 आने वाला है, बस वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर है। अगर 27,800 पार कर जाता है, प्रीमियम 120 पॉइंट की हो गई अब, क्या बात है। तो अगर शो शुरू किया 100 पॉइंट की प्रीमियम थी, कल प्रीमियम थी 70 पॉइंट की, ये हुई ना बात। देखिए प्रीमियम बढ़ रही है, सही बात है। मतलब अब अगर 27,800 के ऊपर निकले तो वेट करना है 27,811 के क्रॉस होने का, या फिर ऐड करते चले? वो आप फिर ट्रेल स्टॉप लॉस कर ले, ट्रेल करके देखिए वेट तो करना ही चाहिए। अब आपकी एपेटाइट 2000 की है, मेरे फॉलोअर हैं तो ले लीजिए, कुणाल जी के फॉलोअर हैं तो 28,200 तक जाइए, और नितिन जी के फॉलोअर तो 28,000 तक जाइए। आप डिसाइड कीजिए किसको फॉलो करना है। ये गजब था मूव पिछले जो 10 आएगा, इसीलिए तो कुणाल जी ने मैं यही चीज कह रहा हूँ, कुणाल जी हम सबसे बढ़िया एंकर बन सकते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। उन्होंने क्वेश्चन ही उसी समय, उन्होंने सवाल उसी समय पूछा था, इसी समय बस ये 10 मिनट का ही गेम हो गया। और इसलिए उन्होंने सही सवाल पूछा, मैंने भी तुरंत कहा बिगुल बजा दीजिए। आपने भी पहले बैंक निफ्टी पे पूछा, आपने निफ्टी पे नहीं पूछा। बिल्कुल। तो ये तो यही कंबाइंड एफर्ट है, तभी आप इस तरह का मूव पकड़ पाते हैं जब बाजार आपको पैसा बनाने का मौका दे। नितिन जी ने HDFC बैंक के टारगेट्स नहीं दिए थे, क्योंकि इस समय जो निफ्टी बैंक चढ़ा है वो HDFC बैंक के बलबूते चढ़ा है, बहुत स्मार्ट गेंस, अब हरे निशान में आके कामकाज करना शुरू कर दिया है HDFC बैंक ने। नितिन जी एक बार फटाफट से टारगेट्स बताइए सर, ये 21-33 के लेवल पे फ्यूचर्स के हिसाब से कहां तक जा सकता है HDFC बैंक? देखिए HDFC बैंक 2160-2170 जाना चाहिए। इसमें मूवमेंट लास्ट 2-3 दिनों में कुछ भी नहीं हुई है, बट डेटा काफ़ी स्ट्रांग बना है। परसों 10% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, कल करीब 6-7% ओपन इंटरेस्ट ऐड है, और स्टॉक बिल्कुल साइडवेज है। और कल जो बैंक निफ्टी लास्ट में 100 पॉइंट बढ़ी थी, उसमें भी HDFC बैंक के थ्रू ही बैंक निफ्टी को मूव किया गया था। तो इसमें डेटा काफ़ी स्ट्रांग है, स्ट्रांग एकुमुलेशन है। इस जो नितिन का ऑप्शंस है उसमें मैंने HDFC की कॉल बाय करने की रिकमेंडेशन दी है, जो अभी प्राइस से 2-3 रुपये ऊपर है, वो होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप पोजीशंस को बढ़ाना भी चाहें, यानी डबल भी करना चाहें, तो यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि HDFC बैंक में कॉन्फिडेंस और अच्छा आ रहा है अभी के डेटा को देखते हुए। तो व्यू पॉजिटिव है। 2160 तक का टारगेट HDFC बैंक में आपको नेक्स्ट वीक मिलना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर तेजी जो और बढ़ती हुई नजर आएगी। 2160 ये लेवल्स HDFC बैंक के देखने को मिल सकते हैं। येस बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, ये तमाम स्टॉक्स निश्चित रूप से पलट गए आज।
अब निफ्टी पे आते हैं सर, निफ्टी की रणनीति ये भी निफ्टी बैंक के साथ साथ चल पड़ेगा क्या लो लेवल से? नहीं, निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंस ज़्यादा चलेगा, तो ये भी ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, ऐसा खराब भी इसमें नहीं है, लेकिन यही चीज़ है। अब मैं इसलिए ना रजत, मुझे इंडेक्स में ट्रेड देने में निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी में ज़्यादा मजा आता है। और टचवुड कल भी हमारे बैंक निफ्टी पे दोनों कॉल सही गए और आज भी क्लोजिंग वाला अपना कॉल अभी तक तो लगभग सही है, क्योंकि जो हम लेवल बात कर रहे थे कि 27,800 पार होना चाहिए, तो 27,785-90 तक तो पहुंचा है। जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी में क्या करना है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखिए, पहली चीज़ तो आप ये मान लीजिए कि 11,000 के नीचे बंद नहीं होना है, 2 वजह से। पहली वजह तो आपको पता ही है क्या, इस शो का पहला सवाल सिमी जी से पूछा, सिमी जी ने बोल दिया तो 11,000 के नीचे बंद नहीं होगा तो नहीं होगा। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट। हाँ, वो पहला नहीं, ये सवाल ये आंसर कम इम्पोर्टेंट है, पहला आंसर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिमी जी ने कह दिया 11,000 के नीचे बंद नहीं होंगे। ठीक है, ओके। और फिर आज तो उनका दिन है भाई, विश्व महिला दिवस है, तो फिर आज वो बोले ना हो ऐसा, तो हम सब लोगों को मिलकर जोर लगाना है कि हम 11,000 के नीचे बंद ना होने दें। लेकिन दूसरी बात जो है वो है कि 11,000 के पुट पर और कॉल पर ओपन इंटरेस्ट जो बना वो इंटरेस्टिंग है। पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 52 लाख शेयरों का, ये आसानी से टूटेगा नहीं, और कॉल्स में 30 लाख शेयरों का। तो सबसे बड़ी बात क्या होगी, ये बार बार 11,000 के पास पहुंच के नीचे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये जो कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट है 30 लाख शेयरों का, जैसे ये वहाँ पहुँचता है, कॉल राइटर्स जिन्होंने मंदी की पोजीशन बनाई वो थोड़ा कवर करना शुरू कर देते हैं, इसलिए 11,000 आपके लिए बेस हो गया। पूरी संभावना है कि वीकली क्लोजिंग आपको 11,000 के ऊपर की मिल जाए, और जब 11,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिले तो ऊपर कितना जाना है, आगे कितना जाना है। पहली रुकावट जो है वो 11,100 पे है, जहां 31 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, उसमें से 8 लाख शेयर इसी वीकली सीरीज में आज जुड़े हैं। तो आपके लिए ट्रेडिंग रेंज एकदम परफेक्ट है, 11,000 से लेकर 11,100, और उस लिहाज से आपको करनी है खरीदारी। अब दिक्कत एक ही है, दिक्कत क्या है रजत, मैं बता दूँ, 11,040 पर खरीद के क्या आज का आज पैसा बन जाएगा आपका, थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस कम है। बन सकता है 20-25 पॉइंट यहाँ से कि 11,060-65 आपको दिख जाए, लेकिन उसके ऊपर की तेजी नज़र नहीं आ रही इस वक्त कि 20-25 पॉइंट तो आप चाहें तो छोड़ दें, बजाय उसके बैंक निफ्टी पे फोकस करें, जो कि पहला टारगेट लगभग हासिल कर चुका है, 27,795 तक पहुँचा है लगभग कैश में। और ये देख लीजिए, अब कैश बैंक निफ्टी ले आइए, 27,795 पहुँचा है, अभी 27,790 के आसपास है। तो अगर आपने सिर्फ 50 पॉइंट के लिए लिया है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या फिर अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अब असली एक्शन 27,815 कैश में पार करने के बाद शुरू होगा, तब लाइफ और एंजॉय कीजिएगा। चलिए, तो इसमें 11,050 के ऊपर निकलना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, आप ये बोल रहे हो। निफ्टी पे निफ्टी बैंक ही प्ले करें, निफ्टी को निफ्टी बैंक खेलो। आपको तो पैसा बनाना है, बनाओ निफ्टी में, बनाओ बैंक निफ्टी में। क्यों सिद्धार्थ जी, ठीक है ना, पैसा बनाने से मतलब, पैसा बनने से मतलब, और जहाँ अपनी ग्रिप ज़्यादा बेहतर हो वहाँ करो। बिल्कुल, हमें ये ज़्यादा समझ आ रहा है, यहाँ मूव दिख रहा है, बैंक निफ्टी भी चल सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में मूव ज़्यादा बेहतर है। तो सिद्धार्थ जी ये बताइए, पिछली बार आपसे बात हुई थी तो आपने बोला था कि निजी क्षेत्र के बैंक्स पे कंफर्टेबल हैं आप, लेकिन ये जो पीएसयू स्टॉक्स हैं ये बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। अभी ओएमएम ऑपरेशंस तो अभी अगले हफ्ते भी मेरे ख्याल से होंगे, एक और किश्त आनी बाकी है, तो सरकारी बैंक्स पे प्ले किया जाए, अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं अभी तो। देखिए रजत, शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप सरकारी बैंकों पे का प्ले कर सकते हैं, बट हमें लगता है कि विद मीडियम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सरकारी बैंकों में अभी भी कहीं ना कहीं पेन हो सकते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज चालू है, 2 बैंक तो अभी डीलिस्ट होगी, ट्रेडिंग सस्पेंड होंगे। तो ये देखते हुए हमें लगता है कि मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से आप बैंकों पे, सरकारी बैंकों पे ना प्ले करें। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव चार्ट्स देख के आप जरूर चार्ट्स देख के कर सकते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी भी हम मानते हैं कि निजी बैंकों पे ही हमारा सबसे ज़्यादा कन्विक्शन है। इसमें से मैंने HDFC बैंक के बारे में बहुत बार आपके चैनल के माध्यम से कहा है, बट एक कंपनी को और ऐड करूंगा, छोटी कंपनी है निजी बैंक में, वो है सिटी यूनियन बैंक। अच्छा, सिटी यूनियन बैंक इज मिस्टर डिपेंडेबल, जैसे हमारे अनिल जी के वैसे ये स्टॉक गिरावट पे उतना गिरता नहीं है, और जब मार्केट ठीक हो जाता है तो चलना चालू करता है, एक टॉर्टोइस की चाल लेता है। तो हमें लगता है कि 210 के टारगेट से आप सिटी यूनियन बैंक पे भी ध्यान दे सकते हैं। फाइनेंशियली अगर देखा जाए, सारे आंकड़ों को देखा जाए तो आंकड़े बहुत बेहतरीन हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, नतीजे अच्छे आ रहे हैं। सिटी यूनियन बैंक छोटे छोटे करके चलते रहता है, रुकता नहीं है, पर हमें लगता है कि ये आपको बहुत ही स्टेबल रिटर्न दे सकता है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक ओके, 210 से 210 तक पहुंच सकता है। अच्छा, तो ये वाला स्टॉक है जहां पर नजर रखनी है। सिटी यूनियन बैंक पे आप बेट लगा सकते हैं, बैंकिंग में अच्छी तेजी है और सिटी यूनियन बैंक भी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो एक स्टॉक नजर आ रहा है, वो है एडवांसेस। जहां सुबह एक सौदा हुआ था, 9% इक्विटी ने हाथ बदले 1 करोड़ शेयर के आसपास, 176-177 के लेवल्स पे 192
जिस पे बदले थे उसके बाद 192 के आसपास आके स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है दिन के उच्चतम स्तर पे 18% के आसपास के रिटर्न। एक बार राकेश जी चार्ट देख के बताएं सर, ये एक बार का मूव है या फिर ये जो आज वॉल्यूम भी बढ़ गया और यहाँ पर अच्छा खासी तेज देखने को मिल गई, बढ़ सकती है अगले हफ्ते भी? देखिए रजत, ये स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद से काफ़ी अंडर परफॉर्म करा था और काफ़ी चर्चाओं में रहा था, और आज रजत इस स्टॉक के अंदर बड़े पैमाने पर एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। 183 के ऊपर स्टॉक बड़े समय बाद एक अप ट्रेंड के अंदर आया, और टेक्निकली रजत मुझे लगता है ये रैली जो है बनी है ये एक्सटेंड होगी और ये स्टॉक 250 रुपये तक ऊपर जाने का दमखम रखता है। 250 रुपये का हो जाएगा एडवांसेस में। 9% इक्विटी बहुत भारी, बहुत बड़ी है। 9% इक्विटी बदलना आसान बात नहीं है, कम बात नहीं है, और वो प्रेशर खत्म होने के बाद स्टॉक में तेज दौड़ भी लगी है। गुजरात गैस ऐसे ही एक और शेयर है जहां पर भी आज बड़ा एक्शन होता हुआ दिखा है। देखिए दो चीज़ हुई है, एक तो गुजरात गैस पे आज मकवायरी ने अपनी कवरेज शुरू की और आउट परफॉर्मर की रेटिंग के साथ 165 का दिया उन्होंने टारगेट, और दूसरा यहाँ पर भी एक बड़ा सौदा लगा है 20 लाख शेयरों का 129 रुपये के दाम पर। तो बड़े ब्रोकरेज की बड़ी रिपोर्ट के बाद बड़ा वॉल्यूम और बड़ा टारगेट, 20 लाख शेयर 129 यहाँ ट्रेड हुआ है। सिमी जी चार्ट तैयार कीजिए और बताइए, 4% तो स्टॉक हो चुका है मजबूत 133.50 पर, क्या और बढ़ेगा और एंट्री करने के लिए सही वक्त है क्या? देखिए एंट्री करना था तो सुबह ही कर लेना चाहिए था, अभी तो बढ़ चुका है, पर मुझे लगता है कि 137 के आसपास एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, 137-38 उसी के आसपास इसका 200 डे मा है, तो वो क्रॉस करने के बाद फ्रेश मोमेंटम इसमें देखने को मिलेगा। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि एक बार बेस भी बन चुका है, अच्छा लग रहा है। टेक्निकली मुझे लगता है कि ये जो लेवल मैंने बताया रेजिस्टेंस के तौर पर 137-138 ये शायद बहुत जल्दी क्रॉस हो जाएगा और 145 से 50 का रेंज देखने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। करंट लेवल पर कोई खरीद रहा है तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 125 के नीचे फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, लेकिन भारतीय एयरटेल पे भी फोकस होगा क्योंकि पूंजी जुटाने के लिए भारतीय एयरटेल राइट्स इशू लाने जा रही है और इस इशू का कंपनी पर कैसा असर होगा, ब्रोकिंग हाउसेस इस कंपनी को लेकर क्या राय रखते हैं, ये बताने के लिए संदीप इस समय न्यूज रूम से ज्वाइन कर रहे हैं। बताएं संदीप, क्या राय रखते हैं भारतीय एयरटेल के इस राइट्स इशू पे, ब्रोकिंग हाउसेस? देखिए काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका, 25,000 करोड़ रुपए की योजना है राइट्स इशू को जुटाने की, लेकिन अब जो चिंताएं थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है इस कंपनी को लेकर, क्योंकि जो प्रमोटर्स हैं वो इस कंपनी में पैसा डालने के लिए तैयार हैं, इस राइट्स इशू में वो हिस्सा लेते हुए दिखेंगे और उसके मुताबिक देखा जाए तो करीब 2/3 हिस्सा जो 25,000 करोड़ रुपये की रकम है, बड़ी रकम है, उसमें से प्रमोटर इतना पैसा ही डालते हुए दिखेंगे, तो जो चिंताएं हैं वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखेंगी। आपको बता दें प्रमोटर और उसके साथ साथ GIC जो कि इस कंपनी में निवेशित है काफ़ी लंबे समय से, वो मिलकर करीब 16,800 करोड़ रुपये के आसपास की रकम डालेंगे। और प्रमोटर ग्रुप में एक मित्तल फैमिली तो है ही है, इसके साथ साथ इनके प्रमोटर ग्रुप में सिंगटेल जो कि सिंगापुर की कंपनी है, उसने भी कहा है कि हाँ वो राइट इशू में अपना निवेश करते हुए दिखेंगे। 3,750 करोड़ रुपए की जो रकम है वो सिंगटेल जो कि सिंगापुर की टेलीकॉम कंपनी है वो इस राइट इशू में डालती हुई दिखेगी। उसके साथ साथ जो प्रमोटर्स हैं वो 11,785 करोड़ रुपए डालेंगे और GIC एक और प्रमोटर ग्रुप कंपनी है वो भी करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम डालती हुई दिखेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए 16,785 करोड़ रुपए राइट इशू में ये प्रमोटर्स और उसके साथ साथ जो एंटिटीज हैं वो डालती हुई दिखेंगी, जिसका मतलब ये हुआ कि इतना बड़ा इशू होने के बावजूद भी करीब 67% यानी कि जो 2/3 हिस्सा है वो प्रमोटर्स और बाकी जो एंटिटीज हैं उनके जरिए इस कंपनी में आता हुआ दिखेगा और उससे कई सारी जो चिंताएं हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखेंगी। आपको बता दें CLSA की एक जो रिपोर्ट आई है भारतीय एयरटेल पर, उन्होंने इस राइट्स इशू के बावजूद भी अपनी जो खरीदारी की राय उसे बरकरार रखा है। हालांकि जो राइट्स इशू का प्राइस है वो 31% डिस्काउंट पे है, लेकिन उन्होंने अपना 410 रुपये का टारगेट प्राइस स्टॉक के लिए दिया है। उनका ये कहना है कि एक तो सिंगटेल इस कंपनी में निवेश कर रही है और दूसरा जो मित्तल फैमिली है उनकी हिस्सेदारी भी इस कंपनी में बढ़ती हुई दिखेगी और साथ ही साथ जो पैसा आता है वो दिखेगा, उससे कर्ज भुगतान होगा जिसमें करीब 30% के आसपास की कमी देखने को मिलेगी और इससे होगा क्या, जो कर्ज से जुड़ी हुई चिंताएं इस कंपनी को लेके वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखेंगी और वैसे भी Q4 से वो मानते हैं कि आय में कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा। तो एक तो कर्ज में कमी देखने को मिलेगी और दूसरी साइड बिजनेस में भी कहीं ना कहीं रिवाइवल देखने को मिलेगा और जो प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज हैं वो खुद सामने आके अगर राइट्स इशू को सब्सक्राइब कर रही हैं तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है बाकी निवेशकों के लिए कि बहुत अच्छा मौका है इस राइट्स इशू में सब्सक्राइब करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय था कि बड़ा राइट्स इशू आया है, लेकिन अब प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज सामने आके बड़ा निवेश कर रही हैं, तो इस भारतीय एयरटेल के लिए काफी अच्छी खबर आई है। ओके, तो भारतीय एयरटेल के लिए है बढ़िया खबर, लेकिन आपको लेना है सिद्धार्थ जी? अभी नहीं, अभी नहीं। कितनी भी टेलीकॉम कंपनियां जो सर्विस प्रोवाइडर है उसमें अभी निवेश नहीं करेंगे। इसकी जो एंसिलरी कंपनियां हैं उसमें निवेश कर सकते हैं। एंसिलरी इसमें कौन सी होती है? इंफ्रा, भारतीय इंफ्राटेल? नो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनियां। इंफ्राटेल तो एक है ही। अच्छा, वो तो एंसिलरी नहीं हुआ। हाँ, टावर लगाने वाली एक कंपनी होगी वो है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। अच्छा,
ऑप्टिक फाइबर में, क्योंकि 5G का रोल आउट अमेरिका में ये साल में होने वाला है। ठीक है। आने वाले साल में एक बार इलेक्शन वगैरह हमारे यहाँ पे भी ये साल में खत्म हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि अपनी गवर्नमेंट भी 5G रोल आउट के पीछे योजना बनाएगी। 5G रोल आउट का जितने ऑप्टिक फाइबर बिछाए गए हैं करीबन 5 लाख किलोमीटर की योजना है, और ये सारा ही काम स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के पास है। हमें लगता है कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में गिरावट बहुत जोरदार देखने मिली है हमें इन दिनों में। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन कंपनी हो सकती है, और अच्छा करेक्शन भी हो चुका है। बिल्कुल। चलिए, तो रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है। रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है। यहाँ खरीदारी करेंगे तो पछताएंगे नहीं, फ़ायदा होगा। शायद टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले में इन कंपनियों में होगा ज़्यादा फायदा। एक और शेयर में जितना फ़ायदा होना चाहिए था वो हुआ नहीं हो। आज की लिस्टिंग अरविंद फैशंस 4 डिजिट में सोचे थे, लेकिन खुला बहुत नीचे, खुलते सर्किट तो लग नहीं था। कई ब्रोकर्स का मानना है कि ये लिस्टिंग में कुछ तो गड़बड़ी हुई है, ये सही नहीं है। नहीं तो आपसे भी तो कल बात हो रही थी, कहते 4 डिजिट में जाएगा। हाँ, इसीलिए तो मैंने सुबह मौका लगते मैंने बोला 3 सर्किट आगे तक भी ले लीजिए। 3 सर्किट रोज 5-5% का ये मारेगा तब भी खरीद, क्योंकि 10 दिन तक तो ट्रेड टू ट्रेड में रहेगा, तब भी ले लीजिए। तो ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, क्या गड़बड़ी हुई है, विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सुमित मेहरोत्रा। सुमित, हुआ क्या ये? तो 1000, 1200, 1500, 1600 तक के भी लोग अंदाजा लगा रहे थे कि लिस्टिंग इतनी बड़ी ऊपर हो जाएगी, ये तो 600 भी नहीं हो पाई लिस्टिंग। देखिए, ये आप ही को ही नहीं लगा, ऐसा सबको ही लग रहा है। जितने ब्रोकर्स हैं उनको भी ये चीज़ लग रही है। इनफैक्ट ICICI डायरेक्ट तो ये मान रहा था कि ये करीब 1975 रुपये तक इसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन दाम आपकी स्क्रीन पर है 620 रुपये। दरअसल जो भी ब्रोकर्स थे उनकी एक एस्टिमेट वैल्यू जिसमें आई थी वो करीब 1265 से लेके अपर एंड पे एवरेज करीब 1500 रुपये तक आ रहा था, और हायर एंड पे 1900, 2000 तक भी जा रहा था। लेकिन इसकी जो बेस वैल्यू कैलकुलेट की गई है वो 311 रुपये एक्सचेंज पे रखी गई है। इस चीज़ को गड़बड़ माना जा रहा है, और इसकी कंप्लेंट भी ब्रोकर्स ने की है एक्सचेंजेस को कि इसकी वैल्यू को ठीक किया जाए। ये 311 रुपये इसकी बेस वैल्यू नहीं बैठेगी। एक इसके अगर रैशनल के ऊपर नज़र डाली जाए कैसे कैसे इसकी वैल्यू निकाली गई, पहले तमाम ब्रोकर्स आप देख लीजिए जो उन्होंने अनुमान लगाया था। अलग अलग ब्रोकर्स में कोटक का अनुमान था करीब 1265 रुपये इसकी फेयर वैल्यू बैठती है। ईडलवाइज का मानना है करीब 1295 रुपये इसकी फेयर वैल्यू बैठती है। एक्सिस कैपिटल के मुताबिक करीब 1400 रुपये, UBS 1562 रुपये, और ICICI डायरेक्ट जो कि सबसे बुलिश है 1975 रुपये तक की एक फेयर वैल्यू मानता है इस स्टॉक की। दूसरी तरफ इसकी फेयर वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे किया गया? दरअसल इसके 3 बड़े ब्रांड हैं, जिसमें एक आता है पावर ब्रांड, दूसरा है स्पेशलिटी रिटेल बिजनेस, और तीसरा है इमर्जिंग ब्रांड्स। इन तीनों कारोबारों की वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो पावर ब्रांड की वैल्यू बैठती है 7568 करोड़ रुपए, स्पेशलिटी रिटेल कारोबार की वैल्यू बैठती है 911 करोड़ रुपए, और इमर्जिंग ब्रांड कारोबार की वैल्यू बैठती है 392 करोड़ रुपए। कुल मिला के इन तीनों की वैल्यू रफली 10 से 11 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। डेट को रिड्यूस करने के बाद जो इसकी EV है यानी कि एंटरप्राइज वैल्यू है, उससे अगर पर शेयर वैल्यू निकाली जाए तो 1400 रुपए के आसपास का इसका एवरेज बैठता है। अगर 1400 रुपए इसके 3 कारोबार की वैल्यू बैठती है तो ये 310 रुपए का दाम आया कैसे? ये चीज़ को लेकर कंफ्यूजन उठा है, और जिसकी कंप्लेंट ब्रोकर्स ने एक्सचेंजेस से की है। आगे क्या रिस्पाइट आता है, कैसे किया जाता है, यह भी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ कुछ दिक्कतें यहाँ पे ज़रूर है जिसकी कंप्लेंट ब्रोकर्स भी एक्सचेंज में कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुई। इसका बेस्ट प्राइस जो माना गया, आपने स्टडी किया ये पूरा अंदाजा है आपको कहाँ लिस्ट फेयर वैल्यू होती है? ये जो हमने तो इस पे पर्टिकुलरली स्टडी नहीं किया था, बट जैसे सुमित बता रहे हैं तो अंदाजन यही था कि 1200 से 1500 के बीच में लिस्ट होने वाला था, और कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो हमने इसके ऊपर कोई रिकमेंडेशन निकालने के बजाय हमने इसके कॉम्पिटिटर पे रिकमेंडेशन निकाला। मतलब आदित्य बिरला फैशन। अच्छा। और ये कंपनी हम 130 के भाव से ट्रैक कर रहे हैं, और हमें अभी भी लगता है कि आदित्य बिरला फैशन और रिटेल 240-50 के आसपास जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज, पैंटालून्स जो इनकी एक्वायर्ड ब्रांड थी, यहाँ पे सेम स्टोर ग्रोथ नहीं आ रहा था, जो पिछले तिमाही नतीजों में 17% आया। हम अभी भी मानते हैं कि जो घोड़ा अभी चल रहा है और तेजी से चल रहा है उसी के ऊपर चले, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। आदित्य बिरला फैशंस वो खरीदना है बिल्कुल। इसी बीच जो आज विप्रो सबसे ज्यादा टूटा है, सुबह ब्लॉक डील भी हुई थी, लगभग 0.6% इक्विटी का सौदा हुआ था। उस पे अभी अजीम प्रेमजी ट्रस्ट 2 करोड़ 67 लाख शेयर्स जो हैं वो बेचे गए। हाँ तो ठीक है, ये फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी के लिए यहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल्स में एजुकेशन से जो ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो कॉन्वेंट में पढ़े होते हैं वो फिलैंथ्रोपी बोलते हैं, जैसे रजत बोल रहे हैं। हम जो छोटी हिंदी मीडियम वाली इंग्लिश स्कूल में पढ़े, ये दान धर्म के लिए, चैरिटी के लिए बेचा है भाई, दान पुण्य करने। वही है ना रजत? मैंने भी सही बोला था। नहीं आपने सही नहीं, आपने ज़्यादा सही बोला, मतलब इतना ज़्यादा सही बोला कि बहुत लोग समझ ना पाए। पॉलिश है। तो कुणाल जी, इसको क्या समझा जाए? आप तो कहाँ रखे हैं कुणाल जी? कनाडा।
हाँ, आपको तो कनाडा वाली भी इंग्लिश आती होगी और यहाँ कलकत्ता वाली भी आती होगी, दोनों आती है आपको तो? नहीं, देखिए इंग्लिश कैसी भी हो लेकिन फिलेंथ्रोपी बहुत अच्छी चीज़ है। तो रजत जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। दान धर्म खैरात, ये तो देखिए कुछ भी कहिए लेकिन करना ज़रूर चाहिए। नेक काम के लिए। हाँ, नेक काम के लिए क्या है, तो बिल्कुल इसलिए स्टॉक को गिरना नहीं चाहिए भाई। ये बंसल जी ने आज शॉर्ट कॉल देके गलत किया है, 4% गिरा दिया बंसल जी ने स्टॉक को। लेकिन आज ये जो ब्लॉक डील हुई है थोड़े नीचे के दाम पे हुई है। विप्रो के प्रोमोटर्स ने अपनी स्टेक थोड़ी सी कम की है और जाहिर सी बात है कि अजीम प्रेमजी साहब जाने माने जाते हैं अपने जो संपत्ति है उसको दान में देने के लिए, अच्छे कामों के लिए लगाने के लिए, और उसी के जरिए उसी के चलते ये एक और डील हुई है। बंसल जी, अब सपोर्ट कहाँ है विप्रो, आप खरीदोगे कब ये तो बता दो। अनिल जी, मैं आईटी में अभी कुछ नहीं खरीदना चाहूंगा। रीजन अरे आज, अरे सुनो एक मिनट, अरे बंसल जी आज 2,67,00,000 शेयर बिके हैं, किसी ने तो लिए होंगे, थोड़ा बहुत तो आप भी लो। नहीं अनिल जी, देखिए म्यूचुअल फंड तो कैश पे बैठा हुआ है, सिप का फ्लो आ रहा है, उनको पार करना है लंबी अवधि के लिए। हम यहाँ बैठे अनिल जी शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। मिडिल क्लास आदमी अनिल जी अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करेगा तो फिर वो खाएगा पिएगा क्या। और दूसरा अनिल जी, आपने बहुत अच्छा बोला, जो रजत ये इंग्लिश में वर्ड बोल रहे हैं कॉन्वेंट वाले, ये अनिल जी एक नॉर्मल देहाती आदमी प्रोनाउंस नहीं कर पाता है, बट चीज अच्छी है। दान धर्म जैसे कुणाल जी ने बोला करना चाहिए। ऐसा हमारी भी वही प्रॉब्लम जो आप अभी बोले थे, ये वाला शब्द कौन सा, प्रोनाउंस। हाँ भाई, आप तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो प्रोनाउंसिएशन की है, उच्चारण। ये शब्द ही ढंग से नहीं बोल पाते तो बाकी चीजों को प्रोनाउंस कैसे ढंग से करेंगे। तो लोग क्या है, वाकई नहीं बोलना चाहते हैं हाँ, कि ऐसा कुछ किया, हाँ, क्योंकि वो वर्ड से घबराते हैं। हाँ, बोले मतलब जैसा बंसल जी है, बंसल जी चाहते हैं बहुत ज़्यादा चैरिटी करें, लेकिन चैरिटी करने के बाद अगर उन्हें ये बोलना पड़ेगा कि मैं फिलोंथ्रोफी कर रहा हूँ, ये बोलने में इतनी मुश्किल आएगी, नहीं सोचते रहने ही दो, करे ही नहीं। इससे बढ़िया करे ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिगुल बजेगा नितिन जी के लिए, क्योंकि नितिन जी की आ रही है स्ट्रेटेजी ऑप्शन वाली। नितिन जी ऑप्शन वाले। नितिन जी बताएं सर। देखिए जी, आज ओपन में हमारे पास HDFC बैंक की कॉल ऑप्शन है और जिसको हम कैरी करेंगे। अभी 41 के आसपास है, 37 के आसपास की बाइंग है, तो ये कॉल ऑप्शन आपको कैरी करनी चाहिए। ये तो एक अपडेट है। और दूसरा, मैं बैंकिंग से ही एक्सिस बैंक की कॉल ऑप्शन लेने की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। ये 740 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन लेनी है, जो आपको 16, 16.5 इतने में अभी मिलेगी। और इसका टारगेट करीब करीब 34 रुपीज़ का रखना चाहिए, यानी कि डबल का टारगेट होगा। और स्टॉप लॉस 10 रुपये का होगा। एक्सिस बैंक बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पे है, ब्रेकआउट नहीं आया है, बट जो 3-4 दिनों में डेटा बना है वो काफ़ी पॉजिटिव डेटा बना है। तो मुझे लग रहा है कि अगले वीक जब बैंक निफ्टी में तेज़ी बनेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 28,000 28,200 की तरफ जाएगी, उसमें HDFC बैंक और एक्सिस बैंक इन दोनों का लीडरशिप हो सकता है। इसलिए मैंने HDFC बैंक की भी कॉल कैरी करने की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ और एक्सिस बैंक की कॉल नई आज ओपन कर रहा हूँ। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप तमाम प्राइवेट बैंक्स को पसंद कर रहे हैं। और अगर आपको इसी तरह से प्राइवेट बैंक्स पसंद आते रहे तो हमारे को बैंक निफ्टी पसंद आता हुआ दिखेगा। मुझे और कुणाल जी को बैंक निफ्टी फिर 28,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। HDFC बैंक इसकी कॉल जो ऑप्शन जो खरीदने की राय दी थी वो तो आपको रखना ही रखना है। नितिन जी कह रहे हैं कि एक्सिस बैंक का कॉल ऑप्शन भी खरीद लीजिए। 740 रुपये वाला कॉल ऑप्शन 16-17 रुपये के आसपास मिल रहा है, दुगुना हो जाएगा। 34 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ करिए खरीदारी। 10 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे आपको करनी है एक्सिस बैंक में तेजी। ठीक है, साथ ही साथ मैक्स फाइनेंशियल ये तेज हो गया। इनफैक्ट ये खबर थी कि अनरजीत सिंह जो है वो अपना हिस्सा थोड़ा सा बेचना चाहते हैं इस कंपनी में। और तेजी की वजह वो नहीं है, जबरदस्त दिन के उच्चतम स्तर के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया ना। किसने बताया था? एक मिनट चार्ट दिखाओ, एक मिनट इनको चार्ट दिखाइए जरा। हाँ, कितने बजे से तेजी शुरू हुई? क्या ये कोई 10 सवा 10 के आसपास हुई? 10 के आसपास। क्या हुआ था आज के 2000 ना? हर चीज़ आज के 2000 में थोड़ी होती है। आज के 2000 में तो 2-3 चीज़ें होती है पूरे दिन में, मुश्किल से 1-2 होती है। आज के 2000 के बाहर बहुत बड़ी ज़िंदगी है, बड़ा पैसा वहाँ बनता है, 2000 में नहीं बनता। हमारे रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के DD शर्मा साहब आए थे और DD शर्मा साहब ने आज ये स्टॉक रिकमेंड किया है 600 रुपये के टारगेट के साथ। वहाँ से तेजी बनी है। ट्रिगर रजत, ये है ट्रिगर पहचान। एक और दिखाता हूँ स्टॉक, ITD सीमेंटेशन। हाँ, ये भी तेज है। तो मुझे तो नहीं पता तेज है। ये देखिए, ये भी आज DD शर्मा साहब ने ही सुबह रिकमेंड किया था 10:15 बजे के आसपास। तो ये दोनों स्टॉक ITD सीमेंटेशन और मैक्स फाइनेंशियल
वो कह रहे हैं कि इंश्योरेंस स्पेस से ये है वो स्टॉक जो उन्हें पसंद है। अब आपको जिससे राय लेनी ले लीजिए। मैक्स फाइनेंशियल कुणाल जी से पूछना था कि ये जो तेजी पकड़ी है ये अगले हफ्ते भी कंटिन्यू रहेगी कि नहीं, तो कुणाल जी फटाफट से देख के बताएं सर, 424 425 के जोन्स पे मैक्स फाइनेंशियल पे क्या किया जाए? देखिए, मुझे लगता है रजत ब्रेकआउट आया है आज इंट्राडे चार्ट्स पर, और थोड़ा सा अगर आप इसका पोजिशनल चार्ट देखें तो उसमें भी 420 के ऊपर एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि एक बार 445 450 के लेवल्स आ जाएं। एनबीएफसीज में दोबारा से आज तेजी बनती दिख रही है। बजाज फाइनेंस की बात अभी हमने की, फिनसर्व की बात हमने सवेरे की थी। तो मुझे लगता है कि 450 460 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। मैक्स फाइनेंशियल आज खरीद करके जाना चाहिए। अच्छा, एक गॉडफ्रे फिलिप्स भी दिखाइए, क्योंकि अभी जो खबर आ रही है उसके बाद से मुनाफा वसूली शुरू हो गई है और ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाया है। ये खबर इस समय आपकी स्क्रीन के बॉटम पे चल रही है जो खबर है, और गॉडफ्रे फिलिप्स फिलहाल हल्की तेजी कल की क्लोजिंग के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी पर एफडीआई नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। और पिछले 5 मिनट का अगर आप डेटा देखें तो हायर लेवल से मुनाफा वसूली ज़्यादा देखने को मिल रही है। 930 के लेवल पे आ गया, ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली 930 के नीचे आ गया। अब ये एक बार राकेश जी आप देख के बताएं सर, और ये बहुत ही शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से पूछूंगा क्योंकि वीकली तो यहाँ पर अच्छी खासी तेजी बनी थी, लेकिन आज है मुनाफा वसूली का दिन। यहाँ से और टूट सकता है क्या? प्रॉफिट बांध लिया जाए जिन्होंने भी इस हफ्ते की शुरुआत में पोजीशन बनाई हो? देखिए रजत, मुझे लगता नहीं है कि स्टॉक में कुछ ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि ऊपरी लेवल से रिट्रेसमेंट जरूर हुआ, जैसे आपने मेंशन करा। नीचे में 915 एक अच्छा सपोर्ट है, उसके बाद 908 एक अच्छा सपोर्ट है। और मेरा ऐसा मानना है रजत, अगर इस खबर के चलते स्टॉक नीचे आता है, 915 के अराउंड मिलता है, तो वहाँ पे खरीदना चाहिए 900 का। तब एक 900 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और ये स्टॉक मुझे लगता है रजत ऊपर में 970 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। तो अगर इस खबर के चलते 915 के अराउंड मिलता है तो खरीदारी की राय होगी। अभी 10 मिनट पहले 955 के लेवल पे चल रहा था और फिलहाल एकदम से खबर आई तो 935 के लेवल पे 20 पॉइंट ऊपरी स्तरों पर साफ होते हुए नजर आए। तो मुनाफा वसूली तो है, ठीक है कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर जो खबर थी थोड़ी नेगेटिव पड़ गई आज। खबर नेगेटिव है और ये अच्छी खबर है। ये अच्छी खबर किसके लिए वो बता रहा हूँ, आईटीसी के लिए, क्योंकि आईटीसी में हमें लगता है कि यहाँ पे तेजी हो सकती है। गोदरेज फिलिप बहुत अच्छा प्लेयर है, बट अगर साइज के हिसाब से देखा जाए ये सिगरेट बिजनेस में तो काफ़ी छोटा प्लेयर है आईटीसी के मुकाबले। तो हमें लगता है कि आईटीसी में यहाँ पे तेजी करनी चाहिए। 352 का हमारा टारगेट है। आईटीसी सिर्फ मैं सिगरेट के पर्सपेक्टिव से नहीं रेकमेंड कर रहा हूँ, उसके जो एफएमसीजी बिजनेस, होटल बिजनेस, अब ये आस्ते आस्ते एक्सपैंड हो रहे हैं। और सिगरेट बिजनेस में हालांकि पिछले हफ्ते के जो हमने शो की थी वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो कुछ एक इनके ब्रांड्स में प्राइस की बढ़ोतरी भी हुई है, बहुत नॉमिनल हुई है बट बढ़ोतरी हुई है। तो आईटीसी में लगता है कि गोदरेज फिलिप के मुकाबले काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। भाई साहब, आप गजब आदमी हैं। गोदरेज फिलिप्स के नुकसान में भी आईटीसी का फायदा देख रहे हैं। बिल्कुल, पीयर प्लेयर्स को तो फायदा ही होता है। बंसल जी को खुश कर दिया आपने ऐसा बोल के। बंसल जी दुबई से ही ओवरलोडेड है आईटीसी में। अच्छा, 283 रुपए के दाम से। बंसल जी 300 रुपए का टारगेट है ना आपका? नहीं अनिल जी, मेरे तो टारगेट्स अनिल जी काफी ऊपर के हैं। इनिशियली जैसे हम मुझे तो 300 ही बताया था आपने। शॉर्ट टर्म कॉस्ट देते हैं और वहां पर, हाँ अनिल जी वो तो एक शॉर्ट टर्म है। अगर आप कोई होल्ड करे तो अनिल जी इसमें काफी ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और 2019 में मुझे लगता है आईटीसी एक मेजर आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा और इस सीरीज में भी आईटीसी एक अच्छी रिटर्न्स देगा। 300 के कहीं पार जाके मुझे लगता है अगर बहुत कंजर्वेटिव भी शॉर्ट टर्म में देखें तो 318 320 से पहले स्टॉक रुकेगा नहीं। तो एक काम करते हैं फिर, कोई ऐसा आपका भी टारगेट है सिद्धार्थ जी, जैसे 1794 रुपए का आपका एलएनटी पे टारगेट है, उसी तरह का 1894 माफ कीजिए। हाँ बिल्कुल, हाँ वैसा कोई टारगेट है? आईटीसी पे 352 का है। हाँ, अब ये 352 याद रह जाएगा हमें। ये 52 जो लगाए 350 नहीं करके, जो आपने 2 रुपए भी नहीं छोड़े टारगेट में, नहीं तो कोई दूसरा होता है दिलदार एक्सपर्ट तो बोलता है छोड़िए 350 के ही टारगेट रखते हैं। अब 352 रखा है। नहीं, बंसल जी को भी याद रहेगा। हाँ, बंसल जी को भी याद रहेगा। तो 352 के टारगेट के लिए आईटीसी में निवेश की राय, ट्रेडिंग करें तो 300 का पहला टारगेट और उसके बाद रिवाइज करते जाइए, ऊपर जाते जाएगा, ये बंसल जी का मानना। आइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो आज हम ये दिवस मना रहे हैं और आज हमारी खास थीम है सजना है मुझे। तो इसी कड़ी में अगला एक और सजने वाला आइटम और पोर्टफोलियो को सजाने वाला शेयर, दोनों लेकर पूजा हमारे साथ है। तो पूजा जी क्या शॉपिंग करने निकली थी, क्या कर रही ये बताइए पहले। इस बार सैंडल्स की शॉपिंग करने निकले थे। मंदिर नहीं जाती आप? मंदिर जाते हैं। शॉपिंग क्यों करनी है?
ये आइडिया नहीं दिया था वैसे। चलिए ठीक है, आपको मुफ्त में आइडिया मिल गया। अब बताइए, आप सैंडल्स खरीदते खरीदते क्या मूड बन गया? हाँ, तो सैंडल्स खरीदते हैं, जब हम ऑनलाइन पोर्टल चेक कर रहे थे तो जो सैंडल्स के जो दाम निकल कर आते हैं, अगर स्टार्टिंग में आप खरीदने जाएंगे उसको, तो 2000 के आसपास के सैंडल्स मिल रहे हैं, लेकिन अब उस पर जो डिस्काउंट चल रहा है वो करीब 60% का चल रहा है। तो सैंडल्स जो है वो इस वक्त करीब 790 के आसपास अब मिल रही है, लेकिन वो 790 रुपए वहां खर्च करने से अच्छा है उसके सामने जो हम शेयर लेकर आ रहे हैं आपके लिए, आप वो खरीद सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए, तो आने वाले समय में वो अच्छा मुनाफा भी आपको कमा के देगा। और वो स्टॉक है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का। ये स्टॉक आप खरीद सकते हैं क्योंकि 1440 का इसका हाई था और उसके बाद ये इस वक्त 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है, यानी कि जो मौजूदा भाव है स्टॉक का वो 890 रुपए के आसपास है। तो वहां पैसा लगाने से अच्छा है आप 800 रुपए के आसपास का पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक ले लीजिए, क्योंकि फंडामेंटल्स भी काफी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग पैरेंटेज तो है ही कंपनी की, लेकिन फंडामेंटल्स भी मजबूत है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए पिछले काफी समय से 1% के नीचे ही है, तो एसेट क्वालिटी भी अच्छी है। और वित्त वर्ष 2013 से ही अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो 50% से आसपास के ग्रोथ से इनका जो लोन बुक है वो भी ग्रो कर रहा है। तो एक अच्छी कंपनी है, पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और अच्छे खासे डिस्काउंट में भी इस वक्त मिल रही है। सैंडल्स मत खरीदिए, पीएनबी हाउसिंग खरीदिए। आइडिया ठीक है सिद्धार्थ जी? चलेगा। मैं तो जैसे ही बोलना चालू किया तो मैं तो इसी पे ध्यान दे रहा हूँ कि अब कौन सा शेयर आने वाला है। बिल्कुल। तो 1440 रुपए के सैंडल खरीदने निकली थी पूजा, और खरीदा एक शेयर पीएनबी हाउसिंग का। चार्ट्स में भी राय ले लें पूजा जी, आपके लिए राय सिमी जी से दिलवा लें। सिमी से राय? हाँ, सिमी से। चलिए, पूजा जी की रिक्वेस्ट पे सिमी जी बताइए इसके चार्ट्स कैसे हैं, कब खरीदना है वो बता दीजिए। या अनिल जी मैं पूजा के ये इस स्टॉक के बारे में मैं बाद में मेरा सलाह दे रही हूँ। पहले तो मैं एक BTST का बिगुल बजाना चाहूंगी। एक कॉल मेरे पास आ गया है, मुझे लगता है कि ये चलने वाला है, तो इसलिए पहले वो देना पड़ेगा मुझे। जी जी बिल्कुल। रजत जी, BTST का बिगुल बजा दें। चलिए तो बचाते हैं BTST का बिगुल और उसके बाद देखते हैं सिमी की राय। जी जी अनिल जी, स्टॉक का नाम मैं अगर बताऊंगी तो बताने से पहले ही वो भाग गया है। जस्ट डायल स्टॉक का नाम है। एक बड़ा सा ब्रेकआउट 2-3 दिन पहले देखा गया था 540-535 के ऊपर, और उसके बाद से ये लगातार ऊपर गया था। कल या परसों थोड़ा बहुत डिप देखा था, आज वापस से भागने लगा। मुझे इसका नेक्स्ट जो टारगेट है अभी 562 हो गया, मतलब 575 और 580 ये दो टारगेट्स है। मैं कैश का लेवल दे रही हूँ 575 और 580, ये दो टारगेट्स के लिए जस्ट डायल को खरीद लीजिए। और स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 550 का लगाइए। 568 का हाई ऑलरेडी बन चुका है। जब से मैं देख रही थी ये तब 545 548 के आसपास था, तो तुरंत इसमें थोड़ा सा मोमेंटम आ चुका है। हो सकता है कि आज ही टारगेट हासिल हो जाएगा। अगर हासिल ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस ट्रेड को मंडे तक लेके जाइए। 575-80 का जो लेवल मैंने दिया है मतलब स्पॉट लेवल वो हासिल हो जाएगा। तो जब आप देख रही थी ना जस्ट डायल को, पूजा ने अच्छा स्टॉक चूज किया। नहीं, एक मिनट रुकिए, पूजा जी की बात तो बाद में कर लेंगे, रुकिए पहले जस्ट डायल की बात तो कर ले। जब आपने बीच में रोके पीएनबी हाउसिंग के बजाय आप जस्ट डायल में चली गई, तो हम भी तो जस्ट डायल में थोड़ी देर बात कर ले। जब आप देख रही थी ना जस्ट डायल के स्टॉक पे, तो आप अकेली इसको नहीं घूर रही थी, मैं भी घूर रहा था और रजत भी घूर रहा था। और बात करने में मेरा टारगेट भी हासिल हो जाएगा। अरे टारगेट तो हासिल हो गया। इधर रजत हमें कह रहे थे जस्ट डायल, और मैंने कहा नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा जस्ट डायल पे। तो हम लेटेस्ट अभी परसों ही शायद हमने रिकमेंड किया, उसके बाद साथ है ना, वापस ऊपर आ गया। तो ये तो जो भी स्टॉप लॉस में लेता हूँ वो उसको ट्रिगर करने के बाद सारे टारगेट हासिल करता है। अच्छा, इसके टारगेट थोड़ी दूर नजर आएंगे अगर आप फ्यूचर का भाव देख लेंगे, दोनों को साथ में लगा के देखिए तो डिस्काउंट में नजर आएगा। रजत मेरे को बोल रहा सर जस्ट डायल। मैंने कहा नहीं पूछेंगे, लेकिन तब तक आपने बोल ही दिया। अच्छी बात है, पैसे बननी चाहिए लोगों को। हम रिकमेंड करें या सिमी जी करें, कैसे भी करें। सिमी जी बताइए, टारगेट आ गए क्या? टारगेट पहला 575, उसके 580। 575 का पहला टारगेट अभी तक आया नहीं, 570 का ही हाई बना है। हाँ, तो आप बोलना रुक भी तो गई, नहीं तो आ ही जाता था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा बाद में भी। अब पीएनबी हाउसिंग के बारे में बता दीजिए, पूजा काफी देर से इंतजार कर रही है। या पूजा, एक्चुअली ये जो स्टॉक तुमने चूज किया है, स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, पर टेक्निकली बताने जैसा कुछ अभी तक नहीं है, क्योंकि स्टॉक बिल्कुल एक सीमित दायरे में है। दायरा उतना सीमित, मैं जितना बता रही हूँ वो उतना सीमित नहीं है। 100 पॉइंट का एक रेंज है, 850 का सपोर्ट है, 950 का रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस में, इस दायरे के बीच में स्टॉक लास्ट अक्टूबर नवंबर से है। तो लगातार 4-5 महीने जब कोई स्टॉक इस रेंज में बिता रहा है, तो बहुत जल्दी इसमें कोई बाइंग रिकमेंडेशन टेक्निकली तो
तो नहीं आएगी। या तो एक 850 के आसपास बाई कीजिए और 900 950 के आसपास सेल करने का मौका। ये मैं ट्रेडिंग ओपिनियन दे रही हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, पूजा इन्वेस्टमेंट के लिए दिया है। और अगर कोई ब्रेकआउट पर बाई कर रहा है तो मुझे लगता है कि 950 का क्रॉसओवर का इंतजार करना पड़ेगा। जी, ये जो भी स्टॉक आज हम रिकमेंड कर रहे हैं और जब भी हम इस पर व्यू लेते हैं तो सभी एक टिप तो दे रहे हैं कि स्टॉक बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर फंडा एनालिस्ट से बात करें तो हर डिक्लाइन में खरीदारी की राय वो यहाँ पर दे रहे हैं, तो एक बार फंडामेंटल व्यू भी। हाँ तो बिल्कुल जैसे सिमी जी कह रही, सिमी की राय सीमित दायरे में है। हाँ तो ये सिमी जी के दायरे से बाहर जब निकलेगा जो सीमित दायरा है तो उसके बाद ये स्टॉक चलेगा। तो फंडामेंटली ठीक है ना। इस पे है ना एक कोरिलेशन आपके साथ कि जब भी जस्ट डायल पे बोलते हैं तो वो नीचे आ जाता है। हाँ बराबर है। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही है, पीएनबी हाउसिंग पे। हाँ नहीं, जस्ट डायल के साथ पीएनबी हाउसिंग पे भी। क्योंकि हमें लगता है कि ये पूरी हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में ऐसा, मतलब जब भी रेकमेंड करते हैं वो नीचे आ जाता है। अच्छा, तो हमने हाउसिंग फाइनेंस स्पेस से थोड़ा दूर रहने की बात की है। पीएनबी हाउसिंग तो आप शॉर्ट रिकमेंड कर दो। हाँ सेल रिकमेंडेशन किया नहीं जाता है, नहीं। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम अभी भी मानते हैं कि फंडामेंटली पीएनबी हाउसिंग है अच्छा, बट हमारे हिसाब से अभी भी एनबीएफसी स्पेस में दूसरे विकल्प अच्छे हैं। ठीक बात है। तो पीएनबी हाउसिंग थोड़ा आराम से इंतजार करें, आराम से खरीदे, जल्दी नहीं है खरीदे की। चलिए शुक्रिया पूजा, ये बेहतरीन कोरिलेशन सैंडल्स के बजाय पीएनबी हाउसिंग का। सैंडल्स कहाँ से खरीदने हैं तो अब आपको पता चली गया। चलिए तो ओके, 3 बच्चों के साथ ही यार बैंक से बेनिफिट। देवांशी तैयार है? बिल्कुल, चलिए बैंक से बेनिफिट का बिगुल। देवांशी जी बताइए, 3 है बैन में, अभी कोई बाहर निकलने की तैयारी में है कि नहीं? वोकार्ड फार्मा कल भी एक्सपेक्टेड था कि वोकार्ड फार्मा निकल सकता है, लेकिन आज उम्मीद ज़्यादा है क्योंकि 80% से थोड़ा सा कम है। यहाँ पे 79.8% यहाँ पे मार्केट वाइड पोजीशन है, तो यहाँ पे 99.9% चांसेस है कि वोकार्ड फार्मा यहाँ पे बैन से एग्जिट कर सकता है। ओके, वोकार्ड निकल जाएगा, अंदर आएगा क्या? जेट एयरवेज 120% मार्केट वाइड पोजीशन बन चुकी है और रिलायंस इंफ्रा की 90% से ज़्यादा की मार्केट वाइड पोजीशन है। ओहो, रिलायंस इंफ्रा, जेट एयरवेज 2 बैन में आने की तैयारी। नहीं बैन में रिलायंस इंफ्रा तो नहीं आएगा ना, 95 के ऊपर आता है, तो रिलायंस इंफ्रा नहीं आएगा, लेकिन जेट एयरवेज की संभावना है। जेट एयरवेज के डेटा आप निकाल के रखिएगा नितिन जी, तब तक एक बार में फटाफट चार्ट कॉर्नर का बिगुल बजाना जरूरी है, क्योंकि बहुत दिनों बाद जमाना हो गया चार्ट कॉर्नर का बिगुल सुने। 8-10 दिन से तो छुट्टी पे थे बंसल जी, तो अकेले तो बजाते नहीं चार्ट कॉर्नर का बिगुल कभी भी कुणाल जी। तो कुणाल जी और बंसल जी की जोड़ी फिर से चार्ट कॉर्नर में धमाल करने की कर रही है शुरुआत। आइए बिगुल बजाते हैं। यस सर। जी, जब चार्ट कॉर्नर की हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी तो मुझे लगता था कहीं ऐसा तो नहीं कि बिगुल आपका जो है कहीं खो गया हो और मतलब शायद बच ना पाए, लेकिन अच्छी बात है कि बिगुल आपने संभाल के रखा है। नहीं एक्चुअली खो गया था, खरीदारी की राय है। बड़े दिनों बाद हाथ में मिल ही नहीं रहा था। सही में आपने जब बोला ना मुझे चार्ट कॉर्नर, हम बिगुल ही ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ रह गया, तो जब जैसे ही बिगुल मिला हमने तुरंत बजा दिया बस। अब बताइए आप स्टॉक। अनिल जी, खरीदना है और खरीदना है बिना समय गंवाए पेट्रोनेट LNG, जिसमें कि एक ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है। इस ब्रेकआउट में एक विशेष बात यह है कि ये काउंटर 2 दिनों से अटेम्प्ट कर रहा है ब्रेकआउट हासिल करने का। इसने कल भी 232 के ऊपर प्रयास किया जाने का और उससे एक सेशन पहले भी 232 रुपए का प्रयास ये कर चुका है, लेकिन बार बार ये विफल हो जाता है। आज जिस तरह का मोमेंटम पेट्रोनेट में बनता हुआ दिख रहा है, 232 के ऊपर क्लोज आने की संभावना बहुत प्रबल हो गई है, इसीलिए काफी इंतजार करके अंत के समय हम इसमें खरीदारी की राय दे रहे हैं, क्योंकि अब ये ब्रेकआउट बिल्कुल पुख्ता हो गया है। मौजूदा स्तरों पर बाय करें पेट्रोनेट। ओवर टू राकेश। अनिल जी, काफी बड़ा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। 21 सितंबर 2018 को स्टॉक के डाउन ट्रेंड के अंदर गया था और उसके बाद से स्टॉक साइडवेज से डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर था और आज इस स्टॉक ने अप ट्रेंड को रिज्यूम करा है और यहाँ काफी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए 231 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, 238 पहला टारगेट होगा, 242 दूसरा टारगेट है और इन दोनों टारगेट्स के लिए पेट्रोनेट LNG को खरीदने की राय है। एक बार फिर से स्टॉप लॉस आप दोहरा दें। इस समय 235 के लेवल पे है, स्टॉप लॉस क्या होगा? 231 रजत यहाँ स्टॉप लॉस है, 238 पहला टारगेट है, 242 दूसरा टारगेट है। चलिए, 238 का पहला टारगेट है, 242 का दूसरा टारगेट और 231 ये एक स्टॉप लॉस पेट्रोनेट LNG पे लगाना होगा। अच्छी तेजी बन सकती है। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं सिद्धार्थ? मैं बंसल जी और कुणाल जी को समर्थन कर रहा हूँ
पेट्रोनेट एलएनजी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और सबसे बड़ी चीज़ ऑपरेशनली अच्छा कर रही है। कोचिन की जो इनकी फैसिलिटी है वहाँ से अब अच्छे रेवेन्यू आने की उम्मीद है। आने वाले एक आध क्वार्टर में ये रेवेन्यूज भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ सकते हैं। कोचिन में भी है क्या इनके पास? हाँ, इनकी टर्मिनल है कोचिन। अच्छा, एलएनजी टर्मिनल है। तो हमारा टारगेट तो समर्थन करते हुए टारगेट भी मैं ऊंचा दे रहा हूँ और टारगेट ये भी याद रहेगा 269 का। अरे भाई साहब कितने याद रहेंगे अब, इतनी ही मेमोरी थोड़ी। 1894 एलएनटी याद रख ले, 352 आईटीसी याद रख ले और 259 पेट्रोनेट एलएनजी याद रख ले। अनिल जी आप तो रखेंगे ही रखेंगे। रिवीजन करते रहने का था कि याद हो जाता है। तो हमारा रिवीजन हो गया। पेट्रोनेट एलएनजी यहाँ खरीदारी करने की राय है कुणाल जी, राकेश जी को, और खरीदारी करने की राय है बिना समय गंवाएं यहाँ पर खरीदारी करने की राय। तो लेकिन एक इस बीच एक इंटरेस्टिंग चीज ढूंढ रहे हैं रजत कह रहे हैं गुजरात वाली कंपनी में कुछ चुनिंदा कंपनी बताओ कौन सी वाली रिकवरी तो है एटलीस्ट। जीएनएफसी कैश मार्केट का स्टॉक। जीएनएफसी बताइए। जीएनएफसी में बढ़िया एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। जरा जीएनएफसी का चार्ट दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है वैसे स्टॉक। अच्छा एक्शन है आप। अब परसेंटेज की वजह से देखेंगे तो नहीं, अगर पूरे दिन का रिकॉर्ड देखेंगे तो ठीक है एक्शन देखने को बहुत जोर से पिछले कुछ मिनटों में एक्शन आया है जीएनएफसी में। डेज हाई पे बहुत ही बेहतरीन तेजी बनती थी। क्या कुछ खास दिख रहा है आपको? गुजरात से बेस्ड रिलेटेड कंपनियों में अच्छी तेजी है। गेल अभी हमने आप गुजरात गैस के जीएनएफसी के राय ले लें। जीएनएफसी की किससे लेना चाहेंगे आप राय? कुणाल जी ठीक है 2% के आसपास तेज हुआ है, लेकिन कुणाल जी ये 289 290 के जोन पे पहुंच चुका है सर। ये तेजी हो सकती है क्या आज, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक के लिए कैरी कर सकते हैं जीएनएफसी को? देखिए रजत, चार्ट में एक पुल बैक हम जरूर देख रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई देती है चार्ट पे 300 रुपए के आसपास। इस काउंटर में काफी समय पहले एक गैप बना था इन स्तरों के आसपास, और जब तक ये गैप पूरी तरह फिल ना हो जाए तब तक मुझे लगता है जीएनएफसी में खरीदारी की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिनके पास है बने रहें, 380 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। 300 के ऊपर इसमें असली एक्शन शुरू होगा। 300 पार हुआ तो 340 के लक्ष्य से बाय कराए देंगे। ठीक है। वो जो गुजरात गैस आप अभी डिस्कस कर रहे थे वो पहुंच गया 136 137 के जोन पे। बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी बीते 15 मिनट में देखने। एक और स्टॉक है जो सुबह हम बात कर रहे थे जिसमें बहुत शानदार एक्शन आया। ये एक्शन सुबह पकड़ में आ गया था, वो था रेपको होम फाइनेंस। रेपको होम फाइनेंस मुझे याद है हमने 439 रुपये में सुबह डिस्कस किया। सचिन बैठे थे यहाँ पर, सच्चिदानंद उत्तेकर, उनसे मैं पूछा था। उस समय ओपन इंटरेस्ट 9% बढ़ गया था और स्टॉक एकदम 440-39 के आसपास ट्रेड कर रहा था। कोई प्राइस में एक्शन नहीं। तो मेरा सवाल ये था कि इसको जाना कहाँ है, ऊपर या नीचे की तरफ? तो उन्होंने क्या कहना था कि 435 जब तक ना टूटे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ऊपर जाने की तैयारी में। और देखिए क्या बड़ा एक्शन आया आज 450 सुबह से, और ये एक्शन भी बाद में हुआ। जरा इंट्राडे चार्ट दिखाइए इसका, आपको पता चलेगा। ये देखिए बेहतरीन एक्शन पिछले 15 मिनटों में आता हुआ दिख रहा है। जरा नितिन जी इसके बारे में राय दीजिए। रेपको होम फाइनेंस कुछ दम है वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए? देखिए जी, इसमें 5 मार्च को काफ़ी डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है और उसके बाद फॉलोड बाय 6 मार्च नेक्स्ट डे भी काफ़ी वॉल्यूम्स हैं और डिलीवरी बेस्ड बाइंग है। तो इसका डेटा पॉजिटिव बना हुआ है और अभी एक छोटा सा 460 का एक रेसिस्टेंस है, वो मुझे उम्मीद है कि ब्रेक कर जाना चाहिए और ऊपर करीब 480 490 की तरफ ये स्टॉक मूव कर सकता है। तो इस लेवल पे अगर हम बाइंग करते हैं तो 450 का स्टॉप लॉस होगा। व्यू पॉजिटिव है। 460 के ऊपर मोमेंटम बनेगा स्पॉट लेवल में और टारगेट करीब 480 485 के होंगे। चलो तो यहाँ से भी तेजी बन सकती है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो आज के सत्र में एक्शन में, वो फटाफट से मैं आपको बता दूं। ग्रू फाइनेंस, अभी हाउसिंग फाइनेंस की बात हो रही है तो ग्रू फाइनेंस पे भी नजर रखें, यहाँ पर भी एक्शन तेज देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग मूव। और साथ साथ एक स्टॉक है इन्फो एज, ये भी दिन के उच्चतम स्तर के करीब ही दिखाई देगा आपको। तगड़ा मूव इस स्टॉक ने भी दिया है, अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। साथ साथ जैकॉब एक और कंपनी जहां पर आज, एक और स्टॉक जहां पर आज एक्शन तेज हुआ और जैकॉब भी दिन के उच्चतम स्तर पे। इसमें से कोई स्टॉक कुणाल जी, जैकॉब या फिर इन्फो एज, कोई रडार पर है जहां पर तेजी बढ़ सकती है सर? देखिए डेफिनेटली इन्फो एज मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। रजत, पहले भी इस पर मैं और राकेश जी खरीदारी की राय दे चुके हैं। लगातार ये काउंटर बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, धीमी गति से चलता है लेकिन स्ट्रक्चर बहुत शानदार है। तो इन्फो एज को जरूर देखें। 1850 रुपए पर एक रेजिस्टेंस दिखती है तो वहां तक तो जाना तय दिखता है। 1850 पार हुआ तो ये नया हाई बनाएगा और मुझे लगता है कि 2000 के लेवल्स भी यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। तो मेरी राय में इन्फो एज डेफिनेटली जिनके पास है होल्ड करना चाहिए। एक बार लॉजिस्टिक शेयर्स दिखाने होंगे। अच्छा, सारे नहीं चल रहे, कुछ कुछ चुनिंदा चल रहे हैं। एक बार नवकार को आप दिखाइए, ये स्टॉक में एक्शन तेज देखने को मिल रहा है। और एक है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, यहाँ पर भी आज लोअर लेवल से खरीदारी देखने को मिली है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पे एक बार राकेश जी देख के बताएं सर, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स कैसा लग रहा है? इनफैक्ट हल्का मूव है लेकिन ये क्या ये तेज हो सकता है अगले हफ्ते? चार्ट स्ट्रक्चर क्या बताता है?
देखिए रजत, नीचे में यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है 484 के अराउंड स्टॉक के अंदर एक अच्छा सपोर्ट है, और शॉर्ट टर्म में स्टॉक 512 514 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। किसी ने लिया हुआ है तो होल्ड करे। चलिए, और मार्केट इस समय फिर से एक दायरे में फंसती हुई नजर आई अनिल जी। जो आपने बताया था यहाँ पर उन लेवल्स के ऊपर नहीं गया, 11,050 के ऊपर इसमें निफ्टी नहीं गया, 11,037 के आसपास यहाँ पर कामकाज हो रहा है। बैंक निफ्टी भी 27,795 एग्जैक्टली वहीं से घुमा है, 5 पॉइंट वहाँ से 27,800 के टारगेट से। तो अच्छा हुआ उस समय प्रॉफिट बुकिंग की भी राय दे दी गई, तो 50-60 पॉइंट जो बनने थे एक बार तो बन गए, लेकिन क्लोजिंग बुरी नहीं है बिल्कुल भी है 11,000 के लेवल। हाँ, कहीं कोई बुरी नहीं बिल्कुल भी। जो अभी कौन बता रहा था कि तेजी के मार्केट में, हाँ नितिन जी तो बता रहे थे अपने अनुभव से कि तेजी के मार्केट में शुक्रवार के दिन कंसोलिडेशन होता है, मंदी के मार्केट में शुक्रवार के दिन तेजी का माहौल बनता है। तो आज ये तेजी का मार्केट है, अगर शुक्रवार के दिन हल्के से हम हल्के हुए तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्लोजिंग बढ़िया ही होती हुई दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। खासतौर से चुनिंदा सरकारी बैंक जिस तरह से ऊपर की तरफ आते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्शन है। एक्शन एक और छोटे स्टॉक में होता हुआ दिख रहा है, वो है एनसीसी। 3% मजबूत है आज के सेशन में, 4% बढ़ा हुआ ओपन इंटरेस्ट, 100 रुपये के पार बंद होने की तैयारी कर रहा है फ्यूचर्स में। सिमी जी, चार्ट्स पर राय देंगे आप एनसीसी? जी बिल्कुल अनिल जी, मुझे लगता है कि चार्ट में अच्छा फॉर्मेशन है। डेली चार्ट में इनफैक्ट एक फ्लैग जैसा पैटर्न है, और मुझे लगता है कि फ्लैग का भी ब्रेकआउट बहुत जल्दी आने वाला है। 100 रुपया 60 पैसा इस जैसा स्टॉक के लिए तो 60 पैसा भी मैंने रखता है, 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 100 रुपया 60 पैसा के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाए आज का, तो मान लीजिए इसमें डेली चार्ट में भी एक ब्रेकआउट आ गया और ये स्टॉक धीरे धीरे 110 के ओर भागना चालू करेगा। जिन्होंने पहले लिया है वो भी होल्ड करे, और मुझे लगता है कि 100 रुपया 60 पैसा का क्लोजिंग देखने के बाद मंडे को भी खरीदा जा सकता है 110 का टारगेट के लिए। तब स्टॉप लॉस मैं बाद में दे सकती हूँ। मंडे को भी सुबह मैं आऊंगी, तब मेरे से स्टॉप लॉस ले लीजिएगा। अरे वाह, देखिए पहले से कह रही है सिमी जी कि मंडे को भी आराम से आपको रिव्यू मिल जाएगा, चिंता की बात नहीं है। अच्छा, ये ऑप्शन जो आपने HDFC बैंक का सुझाया था नितिन जी, काफ़ी मजबूती के साथ 40 रुपये के ऊपर निकल के अब ट्रेड कर रहा है। HDFC बैंक का जो आपने कॉल ऑप्शन दिया था खरीदारी करने की राय, इसमें प्रॉफिट बुक करना है कि अभी भी रुकें? देखिए जी, अभी तो चाल बनी नहीं है, ट्रेड अभी मेरे हिसाब से पक रहा है जिसको हम बोलते हैं। तो अभी काफ़ी अच्छी मूव आने की संभावना है, और बैंक निफ्टी को लीड करने के लिए HDFC बैंक का डेटा काफ़ी स्ट्रांग बन रहा है। तो नेक्स्ट वीक मुझे उम्मीद है मंडे को पॉजिटिव ओपनिंग HDFC में मिलना चाहिए। और HDFC में क्या है कि 2130 एक वीकली लेवल है, अभी 2128 के आसपास है, उसके ऊपर इसका वीकली ब्रेकआउट होगा और 2160 आपको काफ़ी फास्ट मिलेगा। तो ये ट्रेड काफ़ी अच्छा है और प्रॉफिटेबल भी जा रहा है, कैरी करना चाहिए। इस कॉल ऑप्शन का टारगेट आप 60-65 तक रख सकते हैं, जो 40 रुपये की है। 60 से 65 रुपये का टारगेट रखें। अच्छा, एक चीज़ बताइए, दोनों में से ज़्यादा मजबूत क्या है, HDFC बैंक का कॉल ऑप्शन या एक्सिस बैंक का कॉल ऑप्शन? नितिन जी? देखिए, डेटा वाइज HDFC में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, एक्सिस बैंक में भी इक्वली कॉन्फिडेंट हूँ, बट जिस तरीके से डेटा एक्सिस बैंक का बना है वहाँ पे मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है। सपोज़ अगर दोनों में से मुझे एक चूज़ करना है तो मैं HDFC बैंक लूँगा, और मेरे पास अगर दोनों लेने का ऑप्शन है तो फिर HDFC और एक्सिस। चलिए, ये जो फार्मा स्टॉक्स है यहाँ पर दबाव बनता हुआ नजर है। इसमें ल्यूपिन, एक बार कुणाल जी ये देख के बताएं सर, बीते 1 घंटे में बिकवाली ज़्यादा हुई है ल्यूपिन के स्टॉक में, ये अगले हफ्ते भी टूटेगा या फिर बस बहुत हो गई आज के लिए बिकवाली? देखिए बिल्कुल गिरावट आज देखने को मिल रही है रजत, और स्ट्रक्चर भी थोड़ा कमज़ोर हुआ है, लगातार पहले से ही कमज़ोर रहा है। एक पुल बैक आया था 800 रुपये तक, लेकिन उन स्तरों पर इसमें दोबारा बिकवाली का दबाव आता दिख रहा है। और अगर आप इसका थोड़े से लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखते हैं रजत, तो यहाँ पर एक बेरिश फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जिसका ब्रेकडाउन आ रहा है आज शुक्रवार को। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर कमज़ोर है, 740 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो इन स्तरों पर भी मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है एक बार निकल जाए बेहतर है। टाटा मोटर्स ये भी दिन के निचले स्तर के आसपास ही बंद हो रहा है, 180 के स्तर के आसपास, और वो इसलिए क्योंकि जेलआर की जो बिक्री नंबर्स आए रिटेल बिक्री फरवरी महीने की, वो 4% के आसपास घटी थी। कोई चिंता है यहाँ पर सिद्धार्थ जी, या फिर खरीद लिया जाए निचले स्तरों से? अच्छी तेजी में है यहाँ पर टाटा ग्रुप के स्टॉक्स? मेरे हिसाब से टाटा मोटर में जितनी तेजी होनी थी वो हो गई है, और जितना पॉजिटिव न्यूज़ JLR की तरफ से आया था वो सब कुछ प्राइस इन हो चुका है, भाव में आ चुका है। टाटा मोटर को आपको खरीदना हो तो 2-3-5 सालों के पर्सपेक्टिव से खरीदें, क्योंकि अभी भी हम मानते हैं कि ब्रेक्जिट वगैरह यूके में जो सब इश्यूज है यूरोपियन मार्केट्स में या JLR के प्लांट के रिलेटेड,
ये भी बरकरार रह सकते हैं आने वाले समय में। तो यही स्पेस में पैसेंजर व्हीकल में, क्योंकि टाटा मोटर है इसी में, मैं दिग्गज के साथ ही जाऊंगा, वो है मारुति। और बार बार कहूंगा मारुति 8500 का टारगेट। चलिए, तो मारुति सुजुकी पे नजर रखें, 8500 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। आज वो पूजा कह भी रही थी ना सुबह वाले शो में, 7,000 रुपये में आप मत खरीदिए फॉसिल की घड़ी। और वो लगे फॉसिल देवांशी के फॉसिल की घड़ी मत खरीदिए, मारुति का शेयर खरीदिए। बहुत बढ़िया। ऐसी महिलाएं मैंने पहली बार देखी लाइफ में। शॉपिंग से मतलब अब पता नहीं टीवी पे आने के लिए ऐसा कर रही है या वाकई में ऐसा सोचती है, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन कुल मिला के डिसीजन तो जो ले रही है वो सही ले रही है। आइडियाज गजब है, आइडिया गजब है। अब ये कितना घड़ी देखने के बाद देवांशी नहीं खरीदेगी, ये देखने वाली बात होगी, या पूजा जी को सैंडल नजर आएंगे तो कैसे अपने आप को रोकेंगे, वो देखने वाली बात है। लेकिन कम से कम आइडिया तो ठीक है। ईयरिंग्स नहीं लेने तो फिर बालकृष्ण इंडस्ट्री के टायर ले लें, शेयर ले लेते हैं। तो चलिए, तो ये हमारे आज पूरे दिन भर की थीम रही विश्व महिला दिवस पर, सजना है मुझे और सजाना है मुझे पोर्टफोलियो। चलिए, बाजारों के बंद होने की तैयारी में हैं हम। आखिरी दिन, वाह, बैंक निफ्टी हरे निशान में आ चुका है। लीजिए क्या तेज खरीदारी होती दिख रही है आखिरी मिनट में। कैश का देखिए मैं 27,750 और फ्यूचर देखिए 150 पॉइंट की प्रीमियम हो चुकी है, 70 पॉइंट की प्रीमियम है। कुछ है अलग बात हुई है निफ्टी बैंक 60 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी का फ्यूचर। और आप देखिए बैंक निफ्टी, लगता है इस वीकेंड पर कुछ खबर आने की तैयारी में है ना, ऐसे ही लग रहा है।